आज हमें स्टार्ट करना है सेकंड चैप्टर सोर्सेज ऑफ वाटर, है ना। सब्जेक्ट की स्टार्टिंग में भी हमने बात की थी कि किस तरीके से हम इस सब्जेक्ट को फॉलो करने वाले हैं। सबसे पहले हमने काम क्या किया है, हमने ओवरऑल जो रिक्वायरमेंट रहने वाली है, वाटर की जो डिमांड रहने वाली है इन फ्यूचर, जो भी हमारी टारगेट ईयर है, जिस जिस टारगेट ईयर के लिए हम सिटी को प्लान कर रहे हैं, वाटर सप्लाई स्कीम को प्लान कर रहे हैं, उसमें क्या पानी की डिमांड रहने वाली थी, ये हमने पता कर लिया। ये हमने कैसे पता किया? पॉपुलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स का इस्तेमाल करके पॉपुलेशन पता की हमने फ्यूचर ईयर की, और उसमें मल्टीप्लाई कर दी पर कैपिटा डिमांड की, तो हमें ओवरऑल डिमांड मिल गई थी। अब हमें मालूम पड़ चुका है कि कितने पानी की रिक्वायरमेंट थी, होने वाली है, वो हमने पता कर लिया है। अब सेकंड चैप्टर हमारा जो कंसर्न कंसर्न चैप्टर है, सेकंड चैप्टर सोर्सेस ऑफ वाटर। इस चैप्टर के अंदर हम ये देखते हैं कि भाई इतना अमाउंट ऑफ जो वाटर है वो हम किस टाइप के सोर्स से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। और सेकंड चीज इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि इस पानी को हम कैसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, है ना। तो सेकंड सेगमेंट हम देखते हैं डिफरेंट वेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर। ग्राउंड वाटर की बात क्यों कर रहा हूँ, पहले ही बताया हुआ था कि हालांकि सरफेस सोर्सेज भी होते हैं हमारे पास कुछ, जैसे कि रिवर हो गया, पॉन्ड, लेक वगैरह हो गए, और हमारे पास कुछ सब सरफेस सोर्स भी होते हैं, ग्राउंड वाटर सोर्स एक ही बात है ना। इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हम इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर हम लोग कवर करने वाले हैं ग्राउंड वाटर सोर्सेज के बारे में, जो बेसिकली जमीन से पानी जो हमें मिलेगा उसके बारे में बात करने वाले हैं हम। ठीक है, तो मैं पहले इस चैप्टर का नाम डाला हूँ, सेकंड चैप्टर, दैट इज सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर। सोर्सेज ऑफ वाटर, जैसे कि आप लोग जानते हैं, यहाँ पर मैं शॉर्ट में ब्लॉक डायग्राम बना रहा हूँ चैप्टर के हेडिंग में ही। दैट इज हमारे पास दो टाइप के सोर्स होते हैं, एक होता है सरफेस सोर्सेज और एक होता है मेरे पास सब सरफेस सोर्सेज। सब सरफेस को ही मैं क्या बोलता हूँ, ग्राउंड वाटर सोर्स बोलता हूँ, ग्राउंड वाटर। सरफेस के नीचे से जो आ रहा है बेसिकली पानी, ग्राउंड वाटर सोर्स। बात की जाए सरफेस सोर्सेज की, तो हमारे पास लाइक रिवर, ओशियन, कोई लेक है, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, सरफेस सोर्सेज हैं। बात की जाए सब सरफेस सोर्सेज की, तो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम हमारे पास देखने को मिलते हैं, एक्यूफर, एक्यूक्लूड, एक्यूटार्ड, एक्यूफ्यूज के बारे में बात करेंगे इस चैप्टर के अंदर हम। ठीक है, चलो, ये जो पर्टिकुलर सेगमेंट्स हैं सरफेस सोर्सेज के बारे में बेसिकली बात की जाए, इसमें से कि मोटा मोटा हम रिवर के बारे में बात कर रहे हैं। अब चलो एक बात, एक चीज के बारे में डिस्कशन आपसे कर ही लेता हूँ, हालांकि इससे एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा, फिर भी आपसे डिस्कशन कर लेता हूँ। जैसे कि लोग बोलते हैं कि इन फ्यूचर फ्यूचर जब आएगा अभी आगे जाकर, है ना, मतलब आज से 20 साल 30 साल के बाद लोग ऐसा अंदाजा लगा रहे हैं कि पानी की बहुत दिक्कत होने वाली है ना। हम बोलते हैं कि पानी की बहुत शॉर्टेज रहेगी, अगला वर्ल्ड वॉर की पानी के ऊपर ही ना हो जाए, ऐसी ऐसी बातें भी करते हैं लोग। ठीक है, आपको पता है कि यार अर्थ का 71% जो पोर्शन कवर्ड है वो किससे कवर्ड है? वाटर से कवर्ड है, अप्रोक्सीमेटली हम कह सकते हैं ओशियन से कवर्ड है। फिर भी हमें ऐसा क्यों लगता है कि पानी की दिक्कत आ जाएगी? आपको क्या लगता है कि ओशियन सारे खत्म हो जाएंगे? क्या हम ओशियन वाटर को इस्तेमाल नहीं कर सकते एज अ ड्रिंकिंग पर्पज, उसको ट्रीटमेंट देने के बाद? बताओ भाई, किसी को आइडिया है इस चीज का? ओशियन वाटर फ्रेश वाटर नहीं, तो हम उसको ट्रीटमेंट तो दे सकते हैं ना भाई, उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर। ट्रीटमेंट प्लांट के अंदर तो कितना भी गंदा पानी हो आप उसको साफ कर सकते हो। देखो वाटर के केस के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना, वो होती है ट्रांसपोर्टेशन की। अब ओशियन भाई हर जगह थोड़ी ना है। जो हमारा कंट्री इंडिया है, उसमें भी जो ओशियन है बेसिकली वो कोस्टल स्टेट्स के आसपास है, उनकी कुछ पर्टिकुलर सिटीज के आसपास हमें ओशियन वाटर मिल जाएगा मान लो। लेकिन जो बीच के लैंडलॉक्ड स्टेट्स है, यहाँ तक पानी कैसे पहुंचेगा? कि आप पाइपलाइन बिछाओगे यहाँ से लेके यहाँ तक? ऐसी मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड में बहुत सारी कंट्रीज ऐसी जिनके आसपास ओशियन है ही नहीं। ठीक है, तो पानी की कॉस्ट इतनी ज्यादा हो जाएगी कि जिसको एक नॉर्मल पर्सन अफोर्ड ही नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसीलिए बोलते हैं कि ओशियन को हम एक पोटेंट सोर्स नहीं मान रहे हैं, कि भाई बहुत महंगा पड़ जाएगा पानी, फिर पानी की कीमत पेट्रोल के बराबर ही हो जाएगी, उससे भी महंगा हो जाएगा। आपको ट्रांसपोर्टेशन में इतना खर्चा देना पड़ जाएगा, पाइपलाइन वगैरह बनाने में बहुत खर्चा हो जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर हम ओशियन को क्या करते हैं, पोटेंट सोर्स नहीं मान रहे हैं। इसीलिए कंसर्न की बात यह है कि भाई हमारे आसपास जो रिवर्स हैं या फिर जो ग्राउंड वाटर सोर्सेज हैं, इसको हम थोड़ा सा क्या करके रखें, बचा के रखें आगे के लिए।
और ग्राउंड वाटर सोर्स को बचा के रखने के लिए ग्राउंड वाटर के अंदर, ग्राउंड के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है? ग्राउंड वाटर सोर्स जो है, जमीन के अंदर से हम जो पानी निकाल रहे हैं, ट्यूब वेल, इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, इन सब की मदद से, तो ग्राउंड के अंदर पानी कहाँ से आ रहा है? दो दो तरीके से पानी आ रहा है ग्राउंड के अंदर। या तो कोई वाटर बॉडी है पास में, मान लो कोई रिवर फ्लो कर रही है, इस तरीके से रफ बातें कर रहा हूँ ताकि थोड़ी अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो पाए आपकी इस चैप्टर की। कोई रिवर फ्लो कर रही है, इसके आसपास को जो ग्राउंड एरिया होगा, तो वहां पर पानी परकोलेट कर जाएगा, सीप कर जाएगा, सीप करके वहां पे ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाएगा। और इस पानी को हम ट्यूब वेल की मदद से, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी की मदद से, ओपन वेल्स की मदद से हम इसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। या फिर सेकंड ऑप्शन हमारे पास ये रहता है कि हमारा सपोज ये ग्राउंड सरफेस है, और जो प्रिसिपिटेशन हो रहा है, मेनली जो रेनफॉल हो रहा है, प्रिसिपिटेशन की कई सारी फॉर्म्स होती हैं, स्नोफॉल, रेनफॉल, ड्रिजल, हेल, स्लीट, पर मेन चीज क्या है? रेनफॉल। जिससे हम सबसे ज्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हम देखते हैं कि प्रेसिपिटेशन की फॉर्म में हमें रेन से ही मिलता है। तो रेन वाटर जो है वो इनफिल्ट्रेट करके या परकोलेट करके ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाता है, और इसी पानी को हम एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं फिर। तो ऐसे केस के अंदर जरूरी यह है कि हम जमीन से पानी निकाल तो रहे हैं, ग्राउंड से हम वाटर को एक्सट्रैक्ट तो कर रहे हैं कॉन्टिन्यूसली, लेकिन जो बारिश हो रही है उसका पानी भी भाई यहाँ तक पहुंचता रहे। इसी को हम बोलते हैं टेक्निकल टर्म के अंदर ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ग्राउंड वाटर रिचार्ज जो कि हम करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग की मदद से, है ना? ग्राउंड वाटर रिचार्ज। ठीक है, इसकी मदद से हम कर सकते हैं। चलो, अपने चैप्टर के अंदर जाते हैं। मैंने आपको भी ओवरव्यू दिया है कि क्या इंपॉर्टेंस है ग्राउंड वाटर सोर्स की और सरफेस सोर्सेज की। इस चैप्टर के अंदर हम मोटा मोटा देखने वाले हैं ग्राउंड वाटर सोर्सेज के बारे में। ठीक है, तो नेक्स्ट हेडिंग दे रहा हूं जहां से ये चैप्टर स्टार्ट हो रहा है बेसिकली अब, दैट इज ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। कि ग्राउंड के अंदर जो वाटर है वो हमें कैसे मिल रहा है, ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट। एक एक लाइन जो लिखूंगा अब यहां से वो इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। ऊपर जो बातें की थी वो अंडरस्टैंडिंग के लिए बात की थी, अब बात कर रहे हैं हम एग्जाम के लिए, जो एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर बात की जाए ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट की, तो इसके अंदर हमको समझना पड़ता है कि कौन कौन से जोन्स होते हैं बिलो द ग्राउंड। कौन कौन से कौन कौन से जोन्स होते हैं बिलो द ग्राउंड सरफेस। सबसे पहले इसके अंदर लाइन लिखता हूं कि विद रिगार्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर, विद रिगार्ड टू द एग्जिस्टेंस ऑफ वाटर बिलो द ग्राउंड सरफेस, बिलो द ग्राउंड सरफेस। साथ के साथ आप लिखते रहना, ये इस उम्मीद में मत रहा करो कि केवल प्रिंट आउट करा लेंगे पीडीएफ का, है ना? लिखोगे तो ज्यादा अंडरस्टैंडिंग अच्छी रहेगी आपकी। बिलो द अर्थ सरफेस, इट मे बी डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग टू जोन्स। पहले हमने मोटा मोटा दो जोन के अंदर बांट दिया। वो दो जोन कौन कौन से हैं? पहले को बोलता हूं मैं जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, सब कुछ नाम से मालूम कर लेंगे, सब कुछ इसके अंदर का जो कंटेंट है वो हम नाम से ही ड्राइव कर लेंगे, आप देखना अभी। सेकेंड इज जोन ऑफ रॉक, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। डायग्राम बनाते हैं, उसकी मदद से समझते हैं चीजों को। एक डायग्राम बनाते हैं, एक मिनट। ठीक, सबसे नीचे मेरे पास जो जोन है उसको मैंने बोल दिया जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। सबसे नीचे वाले को मैंने क्या बोल दिया? जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। सबके बारे में लिखेंगे भी पहले, लेकिन हम समझ लेते हैं डायग्राम की मदद से। सपोज ये मान लेता हूँ, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, दिस इज जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। यहाँ लिख रहा हूँ जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। इसी को मैं इंटरनल वाटर जोन भी बोलता हूँ, इंटरनल वाटर जोन।
जिसकी जो डेप्थ है वो हमें अभी तक ठीक से पता नहीं है, हर जगह अलग अलग होती है, किलोमीटर्स के अंदर होती है, सेवरल किलोमीटर्स के अंदर इसकी डेप्थ होती है, लिख दिया मैंने एक्स किलोमीटर्स। हालांकि इसकी डेप्थ मैंने आपको डायग्राम में कम दिखाई है, क्योंकि मैं अब किलोमीटर की लंबी लाइन तो खींचूंगा नहीं भाई, ऐसे ही लिख दिया है एक्स किलोमीटर। इंटरनल वाटर जोन के जस्ट ऊपर हमें मिलता है ग्राउंड वाटर जोन। ग्राउंड वाटर जोन है तो यहाँ पर ग्राउंड वाटर टेबल मुझे देखने को मिल जाएगी, GWT, इसको बोलता हूँ ग्राउंड वाटर टेबल, एंड दिस इज ग्राउंड वाटर जोन। ग्राउंड वाटर जोन से जहां पर वाटर टेबल है जहां तक, वहां से कुछ हाइट ऊपर तक पानी कैपिलरी राइज करके थोड़ा ऊपर तक पहुंच जाएगा। एंड दिस जोन इज नोन एज कैपिलरी जोन। इसको मैं क्या बोल देता हूँ, इसको मैंने बोल दिया कैपिलरी जोन, क्योंकि पानी कैपिलरी राइज करके ऊपर तक पहुंच गया इस जोन तक, इसको मैंने बोल दिया कैपिलरी जोन। और इसके ऊपर का जो जोन है जस्ट बिलो द सॉइल मॉइस्चर जोन, इसको बोल देता हूं मैं इंटरमीडिएट जोन। आपके एग्जाम में इनका सीक्वेंस पूछ सकते हैं कि भाई ऊपर से नीचे की तरफ आते हुए इनको सीक्वेंस में अरेंज करो। दिस इज इंटरमीडिएट जोन। और ये वाला जो जोन, सबसे ऊपर वाला जोन है, जहां पर हमने प्लांटेशन वगैरह कर रखा होता है, ये रूट्स रहे, रूट्स हैं ये प्लांट्स की। दीज आर द रूट्स ऑफ प्लांट्स। दीज आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स। और इसको बोलता हूं मैं सॉइल मॉइस्चर जोन। क्या बोलता हूं इसको भाई? सॉइल मॉइस्चर जोन। और जो जितने भी ये सारे जोन्स हैं ऊपर वाले मिलाकर, अदर देन जोन ऑफ रॉक फ्लो एज, इनको मैं कंबाइंडली बोल रहा हूँ जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। रॉक में फ्रैक्चर हो रखा है, यानी कि वॉइड्स क्रिएट हो रखे हैं, तभी तो पानी निकल पाएगा वहां से। जब वॉइड ही नहीं होगा तो वहां से पानी थोड़ी मिलेगा। समझना जरा। पहले बात करता हूँ मोटा मोटा, ऊपर की बात करता हूँ मैं इसके अंदर अभी यहाँ पे हर एक जोन से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटरनल वाटर जोन की, जिसको हम जोन ऑफ रॉक फ्लोएज भी कहते हैं। जोन ऑफ रॉक फ्लोएज वो जोन होता है जहां पर हमें पानी देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि यहाँ पर वॉइड ही नहीं होते हैं। जो रॉक्स होती हैं वो एकदम डेंसिफाइड, एकदम कंसोलिडेटेड रॉक्स हमें देखने को मिलेंगी। ठीक है। क्योंकि यहाँ पर कोई वॉइड ही नहीं है, नो वॉइड्स। कोई वॉइड नहीं है तो वॉइड के बीच में पानी कहाँ से होगा भाई? तो ये वाला जो जोन है, जोन ऑफ रॉक फ्लोइज वाला जो जोन है, वो किसी भी इंजीनियरिंग के इस्तेमाल का जोन नहीं बच जाता है, अदर देन आप कोई जियोलॉजिस्ट हो, आप कोई रिसर्च कर रहे हो कि कौन कौन सी रॉक्स बिलो द सरफेस हमें देखने को मिल रही है। लेकिन एज ए इन्वायरमेंटल इंजीनियर, क्योंकि इस जोन में कोई पानी नहीं है, तो ये जोन हमारे किसी काम का बचता नहीं है। फिर आप बोलोगे सर, अगर इस जोन में पानी नहीं है तो हमने इसका नाम इंटरनल वाटर जोन क्यों रखा हुआ है? इंटरनल वाटर जोन हमने इस जोन का नाम इसलिए रखा हुआ है क्योंकि इसके अंदर जो पानी है वो वो वॉइड्स के अंदर ना होकर जो मॉलिक्यूल्स हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर पानी है, बहुत ही ना के बराबर, जिसको आप प्रैक्टिकली एक्सट्रैक्ट कर ही नहीं सकते हो। इसके अंदर जो हमको थोड़ा बहुत भी आपको नमी देखने को मिलेगी, वो सॉलिड्स के अंदर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसके अंदर का पानी है, जिसको कि आप प्रैक्टिकली एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते हो किसी भी मीन से। इसीलिए हमने इसको बोल दिया इंटरनल वाटर जोन, क्योंकि यहाँ पर जो पानी है वो जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं उनके मॉलिक्यूल्स के अंदर अवेलेबल है, इसलिए किसी काम का जोन ये बचता नहीं है। अब नेक्स्ट जो जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर है, इसका सबसे नीचे वाला कंपोनेंट है ग्राउंड वाटर जोन। इसको हम ग्रेविटी जोन भी बोलते हैं। ग्रेविटी जोन क्यों बोलता हूं मैं इसको? क्योंकि ऊपर से जो भी बारिश होती है, ऊपर से जो भी रेनफॉल होता है, वो अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इसी जोन में आकर पानी आकर मिलता है एट द एंड। ग्राउंड वाटर जोन से क्या मतलब होता है? आपको क्या लगता है, ये बहुत सारी रॉक्स रही होंगी, सॉलिड रॉक्स, क्या ग्राउंड वाटर जोन के अंदर सॉलिड्स प्रेजेंट होंगे या नहीं होंगे, क्या लगता है?
जो ग्राउंड वाटर टेबल होती है उससे हमारा मतलब क्या है? क्या यहाँ पर केवल पानी पानी है, या फिर कुछ सॉलिड्स भी प्रेजेंट है? क्या लगता है? ग्राउंड वाटर जोन, या फिर जिसको हम बोलते हैं GWT, ग्राउंड वाटर टेबल, अगर जहां पर प्रेजेंट होती है उसका मतलब ये होता है कि भाई वहां पर जितने भी सॉलिड्स हैं उनके बीच में जो वॉइड्स हैं, सारे के सारे वॉइड्स वाटर से भरे हुए हैं। डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 के बराबर है। एस इज इक्वल टू 1 इन दिस केस, एंड दिस जोन एक्सटेंड्स अप टू 900 मीटर्स, मतलब बोलते हैं कि 50 से 950 मीटर्स तक एक्सटेंड करता है ये। 900 मीटर मान लेते हैं, ऐसे कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है, बस आइडिया देने के लिए बताया जा रहा है कि भाई देखो, नीचे वाला जो जोन है वो कुछ किलोमीटर्स के अंदर है, और ऊपर वाला जोन है वो, उसकी जो डेप्थ है वो इन कंपैरिजन ऑफ रॉक फ्लोएज जोन, उसकी बहुत कम डेप्थ है। ग्राउंड वाटर जोन से मेरा मतलब ये होता है कि भाई अगर यहाँ पर साइन, आपने ये वाला हमेशा देखा होगा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर, कि ये साइन लगा देते हैं हम ग्राउंड वाटर टेबल का। इसका मतलब ये होता है कि इसके नीचे जो सॉइल सर पार्टिकल्स हैं उनके बीच में सर सारे के सारे वॉइड्स जो हैं वो पानी से भरे हुए हैं। सर ये फिर से रिपीट कीजिए सर, और चीज का स्क्रीन नहीं आ रहा। क्या? स्क्रीन नहीं शेयर हो रहा है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है? हाँ सर। ओहो, ऐसा बस है कैसे हो सर। गया इसमें? हो रहा है? हाँ, ग्राउंड वाटर जोन फिर से बताइए सर। एक मिनट। स्क्रीन शेयर नहीं, एक बार मैं शेयर करने के बाद स्टॉप करता हूँ, फिर दोबारा कर देता हूँ शेयर, शायद हो जाए। अब तो हो रहा होगा आई थिंक। स्क्रीन हाँ शेयर्ड सर। है? ओके, चलिए। ग्राउंड वाटर ओके। टेबल का मतलब ये होता है कि उसके नीचे के जो सॉलिड्स हैं उनके बीच में जो वॉइड्स हैं, उन सारे के सारे वॉइड्स में पानी भरा हुआ है। ये मत समझ लेना केवल पानी पानी है। पानी के ऊपर थोड़ी ना फिर भाई मिट्टी तैर रही होगी हमारी ऊपर की, है ना? सॉलिड तो नीचे होने ही चाहिए कुछ ना कुछ। उन्हीं के बीच में जो वॉइड्स हैं, क्योंकि एक बार मैं क्लास ले रहा था, बच्चे ने बोला कि सर ग्राउंड वाटर जोन के अंदर तो पानी पानी होता होगा ना बस। तो भाई हम लोग के पानी के ऊपर सारे के सारे लोग तैर थोड़ी रहे हैं, है ना? तो ग्राउंड वाटर जोन से मेरा मतलब होता है कि सारे के सारे वॉइड्स पानी से भरे हुए हैं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू 1 के बराबर है। नेक्स्ट मैंने बोला आपसे क्या? कैपिलरी राइज जोन, कैपिलरी जोन जिसको हम बोलते हैं, कैपिलरी जोन, सॉरी, कैपिलरी राइज जोन, कैपिलरी जोन, कुछ भी बोल दो। अंडर द एक्शन ऑफ सरफेस टेंशन पानी में कैपिलरी राइज यहाँ पर हमें देखने को मिलता है इस जोन के अंदर। ग्राउंड थोड़ा फिर से बताइए सर। बिल्कुल बिल्कुल, बता देते हैं फिर से। सबसे पहले हमने बात करी इंटरनल वाटर जोन की, जोन ऑफ रॉक फ्लोएज की बात करी, जहां पर कोई वॉइड नहीं है, या फिर हम इसको ऐसा बोलते हैं कि यहाँ पर प्लास्टिक डिफॉर्मेशन हो रखी होती है सॉलिड्स की। प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब समझते हो? प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है कि एक बार अगर किसी सॉलिड की शेप चेंज हो गई, वो डिफॉर्म कर गया अंडर द एक्शन ऑफ एनी लोड, आप अगर लोड को रिमूव करेंगे तो फिर से वो अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाएगा। इसको हम बोलते हैं प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। जब प्लास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब है एक बार सॉलिड अगर डिफॉर्म हो गया, दब गया, तो आप भले ही अब लोड हटा लो, लेकिन वो अब एक्सपेंड नहीं करेगा, फिर से एक्सपेंड नहीं कर पाएगा, वो दबा हुआ ही रह जाएगा। तो वहां से हम बेसिकली पानी को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते हैं, पानी यहाँ प्रेजेंट भी नहीं होता है, तो हमारे किसी काम का जोन ये बचता नहीं है। जबकि जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर ऐसा जोन होता है, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, जिसके अंदर इलास्टिक डिफॉर्मेशन होते हैं। अभी लिखाऊंगा इन सारी बातों को, लेकिन समझा रहा हूं अभी इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब क्या, समझना। इलास्टिक डिफॉर्मेशन का मतलब यह है कि कोई सॉलिड कुछ इस तरीके से डिफॉर्म हुआ है अंडर द एक्शन ऑफ एनी लोड, कि अगर मैं लोड को रिमूव कर दूं तो वो फिर से अपनी ओरिजिनल शेप के अंदर, ओरिजिनल पोजीशंस के अंदर पहुंच जाएंगे। वॉइड ओपन हो जाते हैं, वॉइड ओपन हो जाते हैं, वॉइड के अंदर पानी आ जा रहा है कहां से? रेन वाटर, जो रेन हो रही है, बारिश हो रही है, बारिश की वजह से पानी इनफिल्ट्रेट कर रहा है अंडर अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, और ग्राउंड वाटर जोन में जाके मिल जा रहा है। फिर जब पानी ग्राउंड वाटर जोन में पहुंच गया है तो हमने ट्यूबवेल लगाकर बोरिंग वगैरह करके यहाँ से पानी को बाहर निकाल लिया। तो हमें हमेशा कहाँ तक बोरिंग करनी होती है? इन अप टू द ग्राउंड वाटर जोन
हम चाहते हैं कि हम ट्यूबवेल्स को पेनिट्रेट करा दें। ऊपर कहीं कराओगे तो आप पानी नहीं निकाल पाओगे उस अमाउंट के अंदर। इसकी ऊपर वाला जोन है कैपिलरी जोन। कैपिलरी जोन में क्या होता है? अब आप बोलोगे सर कैपिलरी जोन के अंदर भी तो पानी है, हम क्यों ना यहां से पानी निकाल लें। क्योंकि उसके साथ माड़ा होता है ना सर। हम्म। उसके साथ मिट्टी होगी ना सर, कैपिलरी जोन में सर। कैपिलरी राइज जोन के अंदर भी मिट्टी होगी, पानी भी होगा, इसके अंदर भी सारे के सारे वॉइड पानी से भरे होंगे। लिख दे रहा हूं, डिग्री ऑफ सैचुरेशन इक्वल टू 1 यहां भी। इसी को मैंने कैपिलरी जोन बोला है। फिर हम यहां से क्यों नहीं पानी निकाल सकते? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वाटर रहता है वो सरफेस टेंशन की वजह से एकदम चिपका चिपका सा रहता है सॉलिड पार्टिकल्स के साथ। सरफेस टेंशन में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। ग्राउंड वाटर टेबल पे, अगर आपने अभी खैर पढ़ा नहीं है, अभी आगे जाकर पढ़ेंगे हम इफेक्टिव स्ट्रेस वगैरह के बारे में। फ्लूइड मैकेनिक्स भी आपका भी पहला सब्जेक्ट ही चल रहा है तो आपने नहीं पढ़ी होगी, लेकिन आपको इतना पता होगा कि हाँ, कि भाई जो ग्राउंड वाटर टेबल होती है यहाँ पर पोर वाटर प्रेशर जीरो होता है। जीरो होता है एकदम। और जहां तक कैपिलरी राइज होता है वहां तक नेगेटिव प्रेशर क्रिएट हो जाता है, गामा डब्ल्यू। इसकी हाइट अगर मैं मान लूं H1, तो H1 तक। और नीचे भी जो प्रेशर होगा ग्राउंड वाटर जोन की तरफ, जो प्रेशर होगा वो पॉजिटिव में होगा, गामा डब्ल्यू एच। गामा डब्ल्यू का मतलब होता है रो इंटू जी। रो जी H1 बोल सकते हो आप इसको, आप इसको बोल सकते हो रो जी H2। अगर मैं इसकी हाइट H2 मान लेता हूँ, दिस इज अगर H2, रो जी H2। यानी कि इस पॉइंट पर प्रेशर, पानी का जो प्रेशर है वो कितना है? रो जी H2 प्रेशर है। ग्राउंड वाटर जोन से तो हम पानी आसानी से निकाल लेते हैं, लेकिन जो कैपिलरी जोन है, जो रेड कलर से मैंने मार्क कर रखा था पहले, वहां पर चूंकि सारे के सारा जो पानी है वो अंडर द एक्शन ऑफ सरफेस टेंशन है, एकदम सॉलिड पार्टिकल्स के साथ में चिपका हुआ सा है, तो उसको एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, काफी मुश्किल होता है। आपको बहुत ज्यादा पुलिंग पावर देनी पड़ेगी पंप की। और इंटरमीडिएट जोन वो जोन है, इन दोनों ही जोन्स के अंदर डिग्री ऑफ सैचुरेशन की वैल्यू लेस देन 1 होती है। मतलब थोड़ा बहुत पानी हो सकता है यहाँ पर प्रेजेंट हो, पर सारा का सारा वॉइड पानी से भरा हुआ नहीं है। और सॉइल मॉइस्चर जोन के बारे में तो आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो इन द सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। क्वेश्चन आता है फील्ड कैपेसिटी वगैरह के लेके, सॉइल मॉइस्चर रिलेशनशिप के बारे में बात करते हैं हम उस सब्जेक्ट के अंदर। तो हम यहाँ पर उसको नहीं पढ़ रहे हैं। हमारे काम का जो जोन है हम बस उसी के बारे में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पर। हमारे काम का जोन कौन सा है भैया? ग्राउंड वाटर जोन हमारे काम का जोन है, जहां से हम पानी को एक्सट्रैक्ट करने वाले हैं, जहां से हम पानी को निकालने वाले हैं basically। ये जोन हमारे काम का जोन है। ठीक है। इसी जोन तक हम ट्यूबवेल को, इनफिल्ट्रेशन गैलरी को, इसी जोन तक हम कंस्ट्रक्ट करते हैं कि भाई इतने जोन से मुझे पानी को, इस हाइट से पानी को मुझे लेकर आना है ऊपर तक। ठीक है। चलो पहले अभी हम इन जोन्स के बारे में थोड़ा लिख लेते हैं, फिर थोड़ी और डिस्कशन करेंगे आगे की। हमने ऊपर ऊपर हेडिंग जो हुआ था ग्राउंड वाटर डेवलपमेंट जोन ऑफ रॉक फ्लोएज के बारे में पहले बात कर लेते हैं कि भैया जोन ऑफ रॉक फ्लोएज क्या है। तो फर्स्ट वन इज जोन ऑफ रॉक फ्लोएज। एक एक लाइन बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, देखो मैंने समझा दिया है, ये दोबारा डिस्कस कर लूंगा अभी, लेकिन कुछ भी बार बार आपको याद रखने की जरूरत ना पड़े, ऐसे समझ लेना इसको। सर मैंने दो साल पढ़ा है एनवायरमेंट, लेकिन ये पहली बार सुना हूँ मैं सर। कोई बात नहीं। जोन ऑफ रॉक फ्लोएज, इसके बारे में लिखता हूं कि इट इज द जोन इन विच मीडियम पार्टिकल्स, medium particles are subjected to permanent deformation, permanent deformation। परमानेंट डिफॉर्मेशन बोल दो आप, या फिर आप इसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन भी बोल सकते हो। क्या मतलब होता है परमानेंट डिफॉर्मेशन का? एक बार अगर सॉलिड पार्टिकल्स डिफॉर्म हो गए, भले ही आप लोड को हटा लो, वो दोबारा अपनी शेप में नहीं जाएंगे, उनके बीच में वॉइड्स क्रिएट नहीं हो पाएंगे अब।
एकदम आपस में बहुत ज्यादा कॉम्पैक्टेड है सारे के सारे सॉलिड पार्टिकल्स। तभी तो मैं रॉक फ्लो एज बोल रहा हूँ, रॉक की फॉर्म के अंदर सब कुछ वहां हो चुका है, क्रिएटर। ठीक है। ऐसा हो क्यों रहा है, लिख दे रहा हूं, ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ ड्यू टू द एप्लीकेशन ऑफ प्लास्टिक स्ट्रेसेस ओवर देम, प्लास्टिक स्ट्रेसेस ओवर देम। बहुत ओवर द पीरियड ऑफ ईयर्स ऐसा हुआ होगा, एकदम अचानक से नहीं हो गया होगा ऐसा, है ना? हमारी जो अर्थ क्रस्ट है वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इस तरीके से इवॉल्व हुई है कि वो एकदम सॉलिड हो गए हैं, रॉक फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। अब आपको पता है रॉक के अंदर से पानी थोड़ी मिल जाएगा हमको, रॉक में तो वर्ड ही नहीं होते। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं कि वाटर इन दिस जोन इज प्रेजेंट इज प्रेजेंट इनसाइड द इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम पार्टिकल्स इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम पार्टिकल। जब भैया इनसाइड द स्ट्रक्चर ऑफ मीडियम पार्टिकल है, हमारे केस में मीडियम पार्टिकल क्या है, सॉइल पार्टिकल्स ही है भाई, मिट्टी तो है नीचे ग्राउंड के नीचे, और क्या है। तो जो सॉइल के जो मीडियम पार्टिकल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के अंदर पानी प्रेजेंट है। अब इतना थोड़ी खर्चा हम करेंगे भाई कि एक एक पार्टिकल के अंदर से पानी निकालेंगे लैब में ले जाके। ठीक है। इसीलिए मैं इसको लिखता हूं, देयर बाई इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज इंटरनल वाटर जोन। देखो नाम में सब कुछ रखा है, देखो मालूम पड़ जाएगा नाम से सब कुछ, इंटरनल वाटर जोन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं कि थिकनेस ऑफ दिस जोन, थिकनेस ऑफ दिस जोन में एक्सटेंड अप टू सेवरल किलोमीटर्स, अप टू सेवरल किलोमीटर्स बिलो द अर्थ क्रस्ट, है ना, अंडरस्टूड है वो चीज तो पहले से ही। लिखता हूं कि दिस जोन इज ऑफ नो इंजीनियरिंग यूज, ये हमारे किसी काम का नहीं है। एज वाटर कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड एज वाटर कैन नॉट बी एक्सट्रैक्टेड थ्रू इट, क्योंकि हम पानी को यहां से निकाल नहीं सकते तो हमारे किस काम का, हमें तो अभी उसी से मतलब है जहां से हम पानी निकाल सकते हैं। ठीक है। तो जोन ऑफ रॉक फ्लोएज के बारे में एक एक चीज आपको कंफर्म रहनी चाहिए कि भैया इसको हम इंटरनल वाटर जोन भी कहते हैं, इसके अंदर जो पानी है वो मीडियम पार्टिकल के स्ट्रक्चर के अंदर प्रेजेंट होता है। प्लास्टिक स्ट्रेसेस की वजह से यहाँ पर परमानेंट डिफॉर्मेशन हो जाता है, जिस वजह से ये जोन हमारा किसी काम का बचता है नहीं। बस इतना ही है इसके अंदर। चलिए हम नेक्स्ट हेडिंग देते हैं, अब दैट इज जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर। जैसे कि नाम से ही मालूम पड़ रहा है मुझे, जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर के अंदर रॉक्स का फ्रैक्चर हो रखा है, ऐसा कुछ आप समझ पा रहे हो नाम से। बस इतना समझ जाओ, सब कुछ काफी हो जाएगा आपके लिए। यानी कि यहाँ पर इलास्टिक स्ट्रेसेस लग रही होती हैं, जिसकी वजह से इलास्टिक डिफॉर्मेशन होता है। और इलास्टिक डिफॉर्मेशन वो डिफॉर्मेशन है, अगर मैं लोड को हटाऊं, यानी कि मीडियम पार्टिकल्स को अगर मैं थोड़ा लूज कर दूं किसी भी तरीके से, तो वो एक्सपेंड कर जाएंगे, उनके बीच में वॉइड्स बढ़ सकता है। वॉइड अगर एक्सपेंड करेंगे तो वहां पर पानी भी ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है, पानी ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है तो हम पानी को ज्यादा एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। इसीलिए ये वाला जोन मेरे काम का बन जाता है। ठीक है। तो लिखता हूं इसके अंदर कि इट इज द जोन इन विच इन विच मीडियम पार्टिकल्स मीडियम पार्टिकल्स बोले तो क्या, सॉइल पार्टिकल्स, मीडियम पार्टिकल्स आर सब्जेक्टेड टू इलास्टिक स्ट्रेसेस
इलास्टिक स्ट्रेसेस, हेंस water is present, water is present in the voids, in the voids of the zone. इस जोन के जो वॉइड्स रहेंगे वहां पर पानी प्रेजेंट हो सकता है। और लिखता हूं एक्सपेंशन ऑफ विच, एक्सपेंशन ऑफ विच डिपेंड्स अपॉन द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, डिपेंड ऑन प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। नेक्स्ट पॉइंट लिखता हूं कि थिकनेस ऑफ दिस जोन, थिकनेस ऑफ दिस जोन में वेरी बिटवीन 100 से 1000 मीटर्स। मतलब ये बस एक रेंज है, हर जगह अलग अलग रेंज हमें देखने को मिल सकती है, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। वो डिपेंड करेगा कौन सी जगह पर आप खड़े हुए हो। लेकिन कंपैरिजन करने के लिए बता रहे हैं कि भैया जोन ऑफ रॉक फ्रैक्चर की रेंज लगभग लगभग ये है, और जोन ऑफ रॉक फ्लोएज तो किलोमीटर्स के अंदर होता है, इट इज इन द किलोमीटर्स। ठीक। नेक्स्ट पॉइंट कि दिस जोन इज फर्दर डिवाइडेड इनटू, दो कैटेगरी है, मैंने इसको फिर से बांटा है। पहला कैटेगरी है जोन ऑफ एरिएशन, नेक्स्ट कैटेगरी इज जोन ऑफ सैचुरेशन। जोन ऑफ सैचुरेशन में ग्राउंड वाटर जोन को ही बोल देता हूं। जैसे इस डायग्राम के अंदर थोड़ी जगह कम बची नहीं है, फिर भी यहां लिख दे रहा हूं। ये वाला जो जोन है जहां पर एस की वैल्यू 1 है, हालांकि एस की वैल्यू 1 ऊपर भी है, कैपिलरी जोन के अंदर भी है, लेकिन इसको मैं जोन ऑफ सैचुरेशन में नहीं मान रहा हूं, क्योंकि पानी में निकाल नहीं रहा हूं वहां से, इसलिए पानी में निकाल रहा हूं जोन ऑफ सैचुरेशन से, जो कि ग्रेविटी जोन है, ग्राउंड वाटर जोन है। और जो बचा हुआ जोन है मेरे पास ऊपर का, दिस इज जोन ऑफ एरिएशन। ठीक है, सिंपली जो बचा हुआ जोन है मैं, जिसके अंदर कैपिलरी जोन आएगा, इंटरमीडिएट वाटर जोन आ जाएगा, और सॉइल मॉइस्चर जोन आ जाएगा। अब देखो इस डायग्राम से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, आपसे कोई सा भी ऑर्डर पूछ सकता है कि सबसे ऊपर कौन सा जोन होता है, भैया जोन ऑफ एरिएशन होता है। उसके अंदर भी सबसे ऊपर कौन होता है, सॉइल मॉइस्चर जोन होता है, उसके नीचे इंटरमीडिएट जोन, फिर कैपिलरी जोन, फिर जोन ऑफ सैचुरेशन आएगा, जिसको कि हम ग्राउंड वाटर जोन या फिर ग्रेविटी जोन भी बोलते हैं। फिर लास्ट में मेरे पास आता है जोन ऑफ रॉक फ्लूइड, जिसको हम इंटरनल वाटर जोन भी बोलते हैं। ठीक है, तो आपको डायग्राम माइंड के अंदर थोड़ा सा याद रख के चलना है। चलिए, अगर अब बात करी जाए, डिस्कशन तो मैंने कर ही लिया है ना, अब बाकी जोन्स के बारे में लिखाने की जरूरत नहीं है। अब ग्रेविटी जोन के बारे में क्या लिखाना है, बस आपको याद रखना है, डायग्राम से मालूम पड़ रहा है कि एस की वैल्यू 1 के बराबर होती है। कैपिलरी राइज के अंदर भी एस की, कैपिलरी जोन के अंदर भी एस की वैल्यू 1 के बराबर है, लेकिन चूंकि वहां पर पार्टिकल सब्जेक्टेड है सरफेस टेंशन के साथ, पानी की जो मॉलिक्यूल्स हैं वो सरफेस टेंशन के साथ सब्जेक्टेड है मीडियम पार्टिकल्स के साथ, तो उस पानी को हम एक्सट्रैक्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। इसी वजह से हम पानी को एक्सट्रैक्ट कहाँ से करते हैं, ग्राउंड वाटर जोन से करते हैं। ठीक है, चल, ये तो हमने बेसिक बात कर ली कि भाई बिलो द अर्थ क्रस्ट किस किस टाइप की जोन हमें देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात हम ये देखते हैं कि चलो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप हमने जोन के बारे में पढ़ लिया, अब ये बताओ कि किस टाइप की सॉइल मीडियम से हम पानी को निकाल सकते हैं, किस टाइप का मीडियम हमारे लिए सुटेबल हो सकता है। और मीडियम की अगर हम जब बात करेंगे तो मेरे पास चार टाइप के मीडियम रहते हैं। पहला मीडियम मेरे पास होता है एक्यूफर, सेकंड इज एक्यूक्लूड, थर्ड इज एक्यूटार्ड, एंड फोर्थ इज एक्यूफ्यूज। इन चारों मीडियम्स को हमने क्लासिफाई किया है दो बेसिक प्रॉपर्टीज के ऊपर। कोई भी मीडियम मेरे लिए सुटेबल कब बनेगा, उसके लिए दो कंडीशन होनी चाहिए, कि एक तो उस मीडियम के अंदर पानी प्रेजेंट हो, पहली कंडीशन ये हो गई, और दूसरी कंडीशन कि मैं उस मीडियम से पानी को निकाल पाऊं। पहली कंडीशन, मुझे एक रफ डिस्कशन कर रहा हूं मैं आपके सामने। अगर बात करी जाए मीडियम की सुटेबिलिटी की, कि कौन सा मीडियम मेरे लिए सुटेबल है,
तो पहली कंडीशन होनी चाहिए कि पानी प्रेजेंट हो सकता हो, वहां पे वाटर प्रेजेंट हो। एंड सेकंड कंडीशन जो मुझे चाहिए फुलफिल करानी है, दैट इज एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर पॉसिबल हो पाए। आप लोगों ने हालांकि अभी सॉइल पढ़ी नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बीटेक वगैरह में तो पढ़ा ही होगा ना, बीटेक डिप्लोमा जो भी किया है। तो बताओ कि सॉइल मीडियम के अंदर पानी प्रेजेंट हो, इस बात को इंश्योर सॉइल की कौन सी प्रॉपर्टी कराती है कि वहां पर पानी प्रेजेंट हो सकता है? ये नहीं कह रहा हूं श्योरिटी से हो। कौन सी प्रॉपर्टी ये बताती है कि भैया इसके अंदर पानी प्रेजेंट हो सकता है? डिसोसिएशन। क्या? डिसोसिएशन सर। यार आवाज साफ नहीं आ रही है, अगर चाहो तो लिख भी सकते हो आंसर। आवाज आपकी क्लियर नहीं आ रही है, थोड़ा सा बीच में कट जा रही है। कौन सी प्रॉपर्टी हमें ये श्योरिटी दे देगी कि भाई यहाँ पर पानी प्रेजेंट हो सकता है, भले ही हो ना हो पर हो सकता है प्रेजेंट। इन फ्यूचर हो सकता है, अभी नहीं है तो कोई बात नहीं, आगे जाके हो सकता है। कि सॉइल मीडियम के पास वॉइड होनी चाहिए, पोरोसिटी होनी चाहिए। वाटर प्रेजेंट है इस बात के बारे में श्योरिटी हमें दिलाती है पोरोसिटी, जिसको मैं स्मॉल एन से लिखता हूँ। डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो भाई ये वो श्योरिटी दे देगी वो तो, उसमें तो हमें एकदम श्योरिटी मिल जाएगी कि हाँ पानी प्रेजेंट है ही है इसके अंदर। लेकिन बिना पोरोसिटी के डिग्री ऑफ सैचुरेशन तो हमें थोड़ी मिल जाएगा वहां पे 1 के बराबर। पोरोसिटी तो होनी ही होनी चाहिए सॉइल मीडियम के अंदर। हाँ, इसीलिए हमेशा सॉइल के अंदर एन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होती है। सॉइल को हम पढ़ते हैं ना, जब सॉइल मैकेनिक्स आप पढ़ोगे तो वहां पढ़ोगे कि भाई पोरोसिटी शुड बी मोर देन 0 ऑलवेज, अदरवाइज वो सॉइल है ही नहीं। अगर कोई बोल रहा है कि अगर वॉइड की वैल्यू 0 है, यानी कि वो सॉइल ही नहीं है, वो रॉक है। हम रॉक से थोड़ी पानी निकाल पाएंगे। तो पानी प्रेजेंट हो इसके लिए जरूरी है कि भाई पानी जहां पर प्रेजेंट हो सकता हो वो चीज तो अवेलेबल हो, यानी कि वॉइड तो हो कम से कम। तो वाटर प्रेजेंट हो इसके लिए वॉइड होना बहुत जरूरी है, इसीलिए पोरोसिटी की बात करते हैं। अब बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ वाटर पॉसिबल किस कंडीशन की वजह से हो पाएगा। कौन सी ऐसी सॉइल की प्रॉपर्टी है जिससे हम पानी को एक्सट्रैक्ट करना जो हमारे लिए इजी कर देगा? वो होती है सॉइल की परमिएबिलिटी। सॉइल के अंदर अगर परमिएबिलिटी होगी, परमिएबिलिटी का मतलब कुछ सॉइल के जो पार्टिकल्स हैं कुछ इस तरीके से अरेंज्ड हैं जो पानी के फ्लो को अलाउ करते हैं इजिली। थोड़ी सी सॉइल मैकेनिक्स आपको पढ़ानी पड़ेगी मुझे अभी यहाँ पर, क्योंकि आपकी सॉइल हुई नहीं है अभी, इसीलिए। दो टाइप के सॉइल पार्टिकल्स मेरे पास होते हैं, एक होता है कोर्स ग्रेन सॉइल, ये आपके सॉइल के अंदर भी काम आ जाएगा, देख लो। और एक होता है मेरे पास फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन सॉइल एंड फाइन ग्रेन सॉइल। कोर्स ग्रेन साइज सॉइल का मतलब क्या हुआ, जैसे कि नाम से मालूम पड़ रहा है कोर्स ग्रेन, यानी कि ये जो सॉइल पार्टिकल्स हैं इनका जो ग्रेन साइज है वो कोर्सर है, ज्यादा ज्यादा साइज के पार्टिकल्स हैं। ज्यादा ज्यादा साइज के पार्टिकल्स हैं, तो लो भाई आपके सामने मैंने ज्यादा ज्यादा साइज के पार्टिकल्स बना दिए। ये रहे कोर्स ग्रेन पार्टिकल्स, बड़े साइज के पार्टिकल्स बना दिए मैं। ये लो। देखो नाम में सब कुछ रखा है, रियल लाइफ में ना रखा हो पर यहाँ बड़ा रखा है। कोर्स ग्रेन से मतलब हुआ कोर्सर ग्रेन के पार्टिकल्स हैं तो मैंने बड़े बड़े पार्टिकल्स बना दिए। अब बात कर लेता हूँ फाइन ग्रेन सॉइल की। मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट रख रहा हूँ एकदम, है ना, वॉल्यूम। और आपको कंपैरिजन करना है तो कुछ तो बेस बना के चलना पड़ेगा, किसी को तो बेस लेना पड़ेगा। फाइन ग्रेन सॉइल में क्या हो जाएगा भाई, पार्टिकल फाइन ग्रेन है, यानी कि छोटे छोटे साइज के पार्टिकल हैं। तो लो, आपकी तसल्ली के लिए ये छोटे छोटे साइज के पार्टिकल भी बना दिए मैंने। ये लो स्मॉलर साइज पार्टिकल्स मैंने बना दिए आपके सामने भाई। ये रहे फाइन ग्रेन सॉइल पार्टिकल्स। मान लो इनका वॉल्यूम बराबर ही है, टाइम नहीं है कि मैं ऐसे बनाता जाऊं बहुत देर तक। अब आपसे कुछ चीजें पूछता हूं मैं यहाँ पर। अच्छा बताना कि किस टाइप की सॉइल के अंदर साइज ऑफ वन वॉइड ज्यादा होगा? साइज ऑफ वन वॉइड, केवल एक सिंगल वॉइड की बात कर रहा हूं। थोड़ा कॉमन सेंस लगाना।
अगर आप बड़ी बड़ी बॉल्स को अरेंज करो, बड़ी बड़ी बॉल्स को अरेंज करो किसी एक बॉक्स के अंदर, तो बड़े बड़े वॉइड बनेंगे, या फिर छोटी छोटी बॉल्स को अरेंज करोगे तो बड़े बड़े वॉइड बनेंगे। कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन में किस केस के अंदर एक वॉइड का साइज ज्यादा होगा, बताना जरा। सर कोरस में। कोर्स ग्रेन में जाहिर सी बात है, बड़े बड़े पार्टिकल से बड़े बड़े वॉइड बनेंगे, देख लो कितना बड़ा वॉइड बन गया यहाँ पर। तो ये ज्यादा होता है और इसमें क्या होता है, कम होता है। अच्छा, अब दूसरी बात करना। अब आप मुझे बताना कि किस केस के अंदर ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा होगा। सर फाइन में सर। फाइन में वॉल्यूम ऑफ वॉइड ज्यादा निकल आता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ वॉइड्स छोटे इतने छोटे ज्यादा वर्ड हो में। जाते हैं, नंबर ऑफ वॉइड्स इतने ज्यादा हो जाते हैं कि छोटे छोटे मिलकर भी ओवरऑल वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को ज्यादा बना देते हैं। अगर मैं सेम टोटल वॉल्यूम की बात कर रहा हूं तो एक चीज को तो बेस बनाना ही पड़ेगा। तो वॉल्यूम ऑफ टोटल वॉइड्स की बात की जाए अगर, तो ज्यादा निकल के आता है फाइन ग्रेन में और कम निकल के आता है कोर्स ग्रेन में। और आप जानते हो पोरोसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉइड्स, तो टोटल वॉल्यूम। यानी कि पोरोसिटी की अगर बात करी जाए तो कौन से केस में ज्यादा हो जाएगी पोरोसिटी? पोरोसिटी विल बी मोर इन फाइन ग्रेन फाइन सॉइल सर। एंड लेस इन कोर्स ग्रेन सॉइल। ठीक है। चल अब बात करते हैं जरा परमिएबिलिटी की। के परमिएबिलिटी क्या बोलता है? परमिएबिलिटी का मतलब है कि भाई एबिलिटी ऑफ मीडियम टू अलाउ द फ्लो ऑफ वाटर थ्रू इट। यानी कि मीडियम की वो प्रॉपर्टी जिसकी मदद से जो वाटर पार्टिकल्स है, पानी जो है वो आसानी से बह सके। आप बताना, अगर मान लो मैं एक पानी का मॉलिक्यूल हूं, तो मैं बड़े बड़े रास्तों से आराम से गुजर पाऊंगा या फिर छोटे छोटे रास्तों से आराम से गुजर पाऊंगा? मेरे पास बड़ा रास्ता अवेलेबल होगा, वॉल्यूम ऑफ सिंगल वॉइड अगर ज्यादा होगा तो मैं आसानी से वहां से फ्लो करके निकल सकता हूं। परमिएबिलिटी में ज्यादा देखने को मिलती है मुझे किस टाइप की सॉइल के अंदर? इन कोर्स ग्रेन सॉइल आई सी द मोर परमिएबिलिटी इन कंपैरिजन ऑफ फाइन ग्रेन सॉइल। कुछ इस तरीके से इंटरलॉकिंग हो जाती है यहाँ पार्टिकल्स की कि भाई यहाँ पर रास्ता आसानी से मिल जाता है वाटर को फ्लो करने के लिए, जबकि फाइन ग्रेन सॉइल के अंदर फंस जाएगा वाटर मॉलिक्यूल बीच में कहीं ना कहीं, क्या कहते हैं यहाँ पर, उसकी परमिएबिलिटी थोड़ी कम होती है फाइन ग्रेन सॉइल्स की। फाइन ग्रेन सॉइल्स की मेरे पास एग्जांपल है लाइक क्ले एंड सिल्ट। और कोर्स ग्रेन के मेरे पास एग्जांपल है सैंड एंड ग्रेवल। ये प्रॉपर्टी आपको पता रहनी चाहिए भैया कोर्स और फाइन ग्रेन सॉइल की, कि किस केस के अंदर पोरोसिटी ज्यादा रहने वाली है और किस केस में परमिबिलिटी ज्यादा रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, किसी भी पॉइंट में यहाँ तक पूछ लो, अगर कोई दिक्कत होगी तो रुक जाता हूँ 1 मिनट। 1 मिनट ही गेट लगा दूं जरा, शोर आ रहा होगा बाहर से। कोई भी डाउट हो तो पूछ सकते हो यहाँ तक, फिर आगे चलते हैं। क्लियर है यहाँ तक भाई? इज एवरीथिंग क्लियर अप टू दिस पॉइंट? कंफर्म करो भाई जल्दी से। और इतना डिस्कशन से हमें ये मालूम पड़ा है कि भाई जो भी मीडियम हमारे पास ऐसा होना चाहिए कुछ, कि उसके पास पोरोसिटी तो होनी ही होनी चाहिए। अगर पोरोसिटी नहीं होगी तो वहां तो पानी प्रेजेंट हो ही नहीं सकता। और पानी को हम वहां से निकाल पाए इसके लिए उस मीडियम के पास परमिएबिलिटी भी होनी चाहिए। मीडियम शुड हैव परमिएबल ऑल्सो, ताकि हम वहां से पानी को निकाल पाए। वरना वही बात हो जाएगी, आपके पास पैसे तो बहुत है पर हम खर्च नहीं कर सकते। मतलब पोरोसिटी तो बहुत है सॉइल की पर परमिएबल नहीं है, तो हमारे किसी काम की वो बचती नहीं है। ठीक है भाई, चलिए अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ मीडियम्स की। किस किस टाइप की मीडियम मैंने क्लासिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ
पोरोसिटी एंड परमिएबिलिटी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ मीडियम। टाइप्स ऑफ मीडियम। और ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल मीडियम्स, ऑन द बेसिस ऑफ परमिएबिलिटी एंड पोरोसिटी, हमने मीडियम्स को चार तरीके से क्लासिफाई किया है। सबसे पहला हमने उसमें से क्लासिफाई किया एक्यूफर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिस्कशन, हर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आते हैं इससे। एक्यूफर, एक्यूफर मैंने उस मीडियम को बोला कि जिस मीडियम के पास भाई पोरोसिटी भी हो और परमिएबिलिटी भी हो। यानी कि ये तो बहुत अच्छा मीडियम है, हमारे काम का ही मीडियम की बात हो रही है। तो यहां लिखता हूं द मीडियम, डायरेक्ट लिख दे रहा हूं वरना है ना, कि दीज आर पोरस एंड परमिएबल बोथ। दीज आर पोरस एंड परमिएबल बोथ। मतलब इनके पास पोरोसिटी भी है और परमिएबिलिटी भी है। ऐसा भला मीडियम भी तो हमें चाहिए था। यानी कि जो पानी को होल्ड करने की कैपेसिटी भी हो जिसके पास, और पानी को अपने थ्रू फ्लो कराने की एबिलिटी भी हो, ऐसा मीडियम ही तो मैं मांग रहा था। वही तो हमारे काम का मीडियम है। और जितनी इंपॉर्टेंट इसकी डेफिनेशन है उतने ही इंपॉर्टेंट इसके क्या है, एग्जाम्पल है आपको याद रखने हैं। वो भी आपको याद रखवा दूंगा, कैसे भी देखना। एक एग्जाम्पल इसका होता है फाइन सैंड, और एक एग्जाम्पल इसका है कोर्स सिल्ट। दो टाइप की मीडियम है। अब आप बोलोगे कि सर हमें कैसे मालूम पड़ेगा कि जहां से हम पानी निकाल रहे हैं वो फाइन सैंड है या कोर्स सिल्ट है? तो आप सॉइल मैकेनिक्स के अंदर हम पढ़ते हैं ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह, वो हम लेबोरेटरी में चेक कर सकते हैं हाँ कि भाई किस टाइप का मीडियम है हमें देखने को मिल रहा है। अब आप देखना कि ये जो एग्जाम्पल मैंने लिखा है जस्टिफाई कर रहा हूँ कि क्यों ये एग्जाम्पल एक्वीफर का एग्जाम्पल है। अच्छा आप मुझे बताना कि सैंड किस टाइप की सॉइल है, कोर्स ग्रेन सॉइल है या फाइन ग्रेन सॉइल है? कोर्स। है ना, कोर्स ग्रेन सॉइल है। सैंड इज कोर्स ग्रेन सॉइल। यानी कि सैंड की वजह से कौन सी प्रॉपर्टी आ रही होगी इसके अंदर, परमिएबिलिटी की प्रॉपर्टी आ रही है। क्योंकि कोर्स ग्रेन सॉइल्स की परमिएबिलिटी अच्छी होती है, ज्यादा होती है। अब केवल परमिएबिलिटी होने से काम थोड़ी चलेगा। परमिएबिलिटी अगर ज्यादा हुई तो फिर पानी में से मान लो सपोज, अगर बहुत परमिएबल सॉइल है, ये रही परमिएबल सॉइल यानी कि बहुत ज्यादा गैप है वॉइड्स के बीच में, और कोर्स ग्रेन सॉइल है कुछ इस तरीके से अरेंज्ड है, केवल कोर्स ग्रेन सॉइल है, अगर ग्रेवल ग्रेवल हमने डाल दिया मान लो केवल, तो पानी रेनफॉल रेन वाटर होगा और पानी तो नीचे चला जाएगा एकदम। इतना जो मीडियम है यहाँ से तो हम पानी, इसके अंदर पानी होल्ड ही नहीं करेगा बिल्कुल। जब पानी इसके अंदर बिल्कुल भी होल्ड ही नहीं करेगा तो ये मीडियम हमारे किसी काम का बचेगा ही नहीं फिर से, इस डेप्थ से हम पानी निकाल पाएंगे। तो मीडियम के पास पोरोसिटी भी होनी चाहिए और परमिएबिलिटी भी होनी चाहिए। इसके पास परमिएबिलिटी तो थी, क्योंकि ये सैंड है, मैंने इसको थोड़ा फाइन कर दिया। फाइन करने से क्या हुआ, फाइन करने से ये हुआ कि सैंड के पार्टिकल, सैंड भी तीन टाइप की होती है, कोर्स सैंड, फाइन सैंड, मीडियम सैंड। तो थोड़े से पार्टिकल्स को, सैंड के पार्टिकल्स को थोड़ा छोटे छोटे जो वाले जो सैंड के पार्टिकल्स थे, क्योंकि फाइन मैंने यहां पर लिखा हुआ है तो फाइन करने की मदद से मुझे पोरोसिटी भी मिल गई। तो ये मीडियम मेरा एक्यूफर मीडियम बन गया। इस मीडियम के पास पोरोसिटी भी है और परमिएबिलिटी भी है। ऐसे ही बात करी जाए सिल्ट की, यहां पर सिल्ट से मुझे क्या मिल जा रहा है, पोरोसिटी मिल जा रही है इस मीडियम के अंदर। और क्योंकि केवल पोरोसिटी से काम नहीं चलने वाला, आप, आपकी जेब में बस पैसा हो इससे काम नहीं चलेगा, आप पैसा खर्च भी कर सकते हो तब काम चलेगा। तो थोड़े से मैंने सिल्ट के पार्टिकल्स को लार्जर साइज का रखा है, कोर्सर साइज का रखा है, जिसकी मदद से इसके अंदर परमिएबिलिटी भी डेवलप हो पाती। तो कोर सिल्ट इज द एग्जांपल ऑफ एक्यूफर। और एक्यूफर को मैंने डिफाइन कैसे किया है, एक्यूफर को मैंने डिफाइन किया है द मीडियम विच इज पोरस एंड परमिएबल बोथ। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एक्यूफर, इंपॉर्टेंट एग्जांपल आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट बात करता हूं मैं, क्लियर है एक्यूफर, क्लियर है यहां तक? कुछ दुख दर्द तकलीफ पीड़ा हो तो पूछ लो भाई यहां तक। क्लियर है एक्यूफर, क्या है एक्यूफर?
क्लियर है भाई? और एक्यूफर के अंदर भी हम तीन टाइप के एक्यूफर देखते हैं। पहला होता है हमारे पास अनकन्फाइंड एक्यूफर। नेक्स्ट वन इज अनकन्फाइंड एक्यूफर। फिर से नाम से सब कुछ मालूम पड़ जाएगा कि वो एक्यूफर जो कि कन्फाइंड नहीं है। डायग्राम बनाऊंगा भी मैं इनका एक साथ, अभी पहले लिख देता हूं इसके अंदर कि इन दिस टाइप ऑफ एक्यूफर, डायग्राम तो समझा दूंगा अभी इसके बारे में। इन दिस टाइप ऑफ एक्यूफर प्रेशर इज इक्वल टू हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ओनली। जो लाइन एग्जाम में पूछ सकता है इट इज लिखा दी मैंने आपको। समझेंगे अभी इसको डायग्राम बना के। नेक्स्ट वन मेरे पास है कन्फाइंड एक्यूफर। कन्फाइंड यानी कि हमने उसको कन्फाइंड कर रखा है किसी एक चीज से। किससे कर रखा है अभी देखते हैं अभी। कन्फाइंड एक्यूफर, कन्फाइंड एक्यूफर, इसके बारे में लिखता हूं कि इन दिस टाइप ऑफ एक्यूफर प्रेशर इज अबव देन, प्रेशर इज अबव देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। प्रेशर इज अबव देन हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, दिस इज कन्फाइंड एक्यूफर। एंड थर्ड मेरे पास होता है पर्च्ड एक्यूफर। पर्च्ड एक्यूफर, पर्च्ड एक्यूफर, पर्च्ड एक्यूफर हमें जनरली देखने को मिलता है। डायग्राम बनाएंगे अभी, पहले लिख लेता हूं। ऑन अ हिली और अनड्यूलेटिंग ग्राउंड। ठीक है। पर इस अब चूंकि इसमें बहुत बहुत कम पानी यहां से देखने को मिलता है, तो बेसिकली ये किसी काम का बनता नहीं है हमारे लिए। इट इज नॉट यूज्ड एज, इट इज नॉट यूज्ड एज सोर्स फॉर वाटर सप्लाई स्कीम। जरा समझना कि तीन टाइप के मैंने एक्यूफर आपको बताए हैं। एक्यूफर मतलब वो मीडियम जिस मीडियम के पास पोरोसिटी भी हो और परमिएबिलिटी भी हो। ठीक है, जरा देखना आप। सपोज ये रहा कोई ग्राउंड सरफेस, इस तरीके से ये ग्राउंड सरफेस है, ग्राउंड लेवल, ग्राउंड। ठीक है। हुआ क्या, कोई ऐसा मीडियम यहां पर प्रेजेंट है नीचे की तरफ, कुछ ऐसा। ये रही ग्राउंड वाटर टेबल। एग्जाम का क्वेश्चन है, डायग्राम भी है, मजाक नहीं कर रहा हूं, हल्के मत ले लेना भाई। ग्राउंड वाटर टेबल ये रही। अब हुआ क्या भाई, ध्यान देना, ऊपर से हुई बारिश। रिम झिम बारिश हो गई, ऊपर से रेनफॉल। जब बारिश हुई ऊपर से तो ये सॉइल का मीडियम था, तो सॉइल की मीडियम से होते हुए पानी नीचे की तरफ आएगा भाई। इनफिल्ट्रेशन होगा, दिस इज कॉल्ड इनफिल्ट्रेशन। इनफिल्ट्रेशन, इनफिल्ट्रेशन। कुछ पानी तो जाकर ग्राउंड वाटर टेबल में जाके मिल जाएगा। अब बीच में क्या हुआ, बीच में कोई ऐसी एक इम्परमिएबल लेयर थी। इम्परमिएबल लेयर का मतलब कोई ऐसी लेयर जिससे पानी फ्लो नहीं कर सकता। दिस वॉज द इम्परमिएबल लेयर। हो सकती है प्रेजेंट। सॉइल मैकेनिक्स हम अलग से इसीलिए पढ़ते हैं भाई। सॉइल इतना कॉम्प्लेक्स चीज है, जैसे सोचो आप, बिलो द अर्थ सरफेस सॉइल की प्रॉपर्टीज डेप्थ के साथ साथ अलोंग दी लेंथ हर जगह चेंज होती रहती हैं। कॉम्प्लेक्स मटेरियल है सॉइल, एक कंपोजिट मटेरियल है।
टरजागी ने एक लाइन बोली थी सॉइल के बारे में, आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइन थी जो टरजागी ने बोली थी। उसने बोला था कि भाई, सॉइल एक नेचुरली फॉर्म्ड कॉम्प्लेक्स मटेरियल है, एंड द थिंग्स क्रिएटेड बाय द नेचर आर ऑलवेज कॉम्प्लेक्स। जो चीजें इंसान बनाते हैं वो तो हम उसको समझ पाते हैं आसानी से, पर जो नेचर ने बना के दिया हुआ है उसको समझना बहुत मुश्किल रहता है। तो यहाँ पर बीच में देखो, यहाँ पर तो परमेबल लेयर थी, पर बीच में एक इम्परमेबल लेयर भी आ गई, है ना। तो हुआ क्या, पानी यहाँ पर आके रुक जाएगा, पानी यहाँ पे आके रुक गया ये, क्योंकि पानी इससे फ्लो नहीं कर पाएगा, इसके नीचे के थ्रू फ्लो नहीं कर पाएगा, तो पानी यहाँ पे आके रुक गया। और इसी वाटर टेबल को मैं बोलता हूं पर्च्ड वाटर टेबल। क्या बोलता हूं भाई? पर्च्ड वाटर टेबल। याद रखना, ये पर्च्ड वाटर टेबल क्या होती है। और क्वेश्चन एग्जाम का ये बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछता है कि पर्च्ड वाटर टेबल इज अबव द ग्राउंड वाटर टेबल। सही बात है। इन केस ऑफ पर्च्ड एक्यूफर, पर्च्ड वाटर टेबल इज ऑलवेज अबव द ग्राउंड वाटर टेबल। ठीक है, ये एग्जाम का क्वेश्चन है जो आपको ध्यान रखना है। और इसको मैंने क्या बोल दिया, इसको मैंने बोल दिया पर्च्ड एक्वीफर, क्योंकि इम्परमेबल लेयर बीच में एक प्रेजेंट थी जिससे पानी फ्लो नहीं कर पाया, तो उसको मैंने क्या बोल दिया, वहां पर जो पानी कुछ इकट्ठा हो जाएगा उसको मैंने बोल दिया पर्च्ड वाटर टेबल। यहाँ पर सॉइल पार्टिकल्स भी रहेंगे, ऐसी बात नहीं, सॉइल पार्टिकल्स भी रहेंगे, उनके बीच में जो वॉइड्स होगा वहां पानी भरा हुआ है। सॉइल पार्टिकल्स हर जगह प्रेजेंट है, अब बना नहीं रहा हूं बार बार। ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे भी सॉइल पार्टिकल्स हैं, पर इसका मतलब यह है कि बस इसके नीचे जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो सारे के सारे वॉइड पानी से भरे हुए हैं, एस इक्वल टू 1। ठीक है, तो लिख दे रहा हूं इस लाइन को कि पर्च्ड वाटर टेबल, पर्च्ड वाटर टेबल इज अबव, एक मिनट, एक मिनट जरा रुकना। हाँ, हाँ जी। तो पर्च्ड वाटर टेबल इज अबव टू ग्राउंड वाटर टेबल, इज अबव टू व्हाट, ग्राउंड वाटर टेबल। पर्च्ड वाटर टेबल इज ऑलवेज अबव टू ग्राउंड वाटर टेबल। ये आपको लाइन ध्यान में रखनी है, एग्जाम की क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ चुका है इसके बारे में, इसलिए बता रहा हूँ मैं आप। ठीक है भाई, चलो। अब आपको दो टाइप के एक्वीफर मैंने और बताए थे, कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर, इनके बारे में देख लो जरा। सपोज ये आपका ग्राउंड है, ये रहा ग्राउंड 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 ग्राउंड। यहाँ बीच में इरेजर लगाते हैं और एक वेल और लेके जाते हैं नीचे तक। तो एक बार में समझ लोगे तो दिक्कत नहीं आएगी, कोई भी रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। अब हुआ क्या, बीच में एक इम्परमिएबल लेयर प्रेजेंट थी। इम्परमिएबल लेयर का मतलब होता है ऐसी लेयर जहां से पानी फ्लो ना कर पाता हो बिल्कुल भी। सपोज बीच में क्ले क्ले भरी हुई है, यहाँ पर क्ले से पानी फ्लो ही नहीं कर पाएगा, दिस इज द इम्परमिएबल लेयर। और ऐसी एक लेयर और भी होगी, कहीं ना कहीं तो होगी भी नीचे जाके, ऐसी एक लेयर और भी होगी कहीं ना कहीं नीचे जाके, एक और इम्परमिएबल लेयर ये रही, एक और इम्परमिएबल लेयर ये रही, है ना।
तो एक्वीफर को बोलता हूँ, एक एक्वीफर एक टाइप का मीडियम ही तो है। तो अगर मैं किसी ऐसी लेयर से पानी निकाल रहा हूं, किसी ऐसे जोन से पानी निकाल रहा हूं जो कि कन्फाइंड नहीं है, मतलब यहां पे आप कहीं पे भी अगर पीजोमीटर लगाओगे, पीजोमीटर जानते हो, पीजोमीटर का हम इस्तेमाल करते हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर टू नो द हाइट ऑफ वाटर। वाटर हेड हम निकाल लेते हैं, इससे प्रेशर मालूम पड़ जाता है पानी का। जहां तक पानी प्रेजेंट होगा वहां तक पानी चढ़ जाएगा ऊपर। तो इस पूरे मीडियम के अंदर अगर मैं पानी किसी भी इम्परमिएबल लेयर से ऊपर से निकालता हूं तो इसको बोलता हूं अनकन्फाइंड एक्यूफर, क्योंकि मैंने कन्फाइनमेंट नहीं कर रखा है। अनकन्फाइंड एक्यूफर, कोई कन्फाइनमेंट नहीं है। जबकि नीचे वाले जोन से अगर आप पानी को एक्सट्रैक्ट करते हो, इसको बोलता हूं मैं कन्फाइंड एक्यूफर या फिर आर्टिशियन एक्यूफर। कन्फाइंड एक्यूफर, कन्फाइंड का मतलब क्या हुआ, ये वाला जो मीडियम है, एक्यूफर का मतलब होता है बेसिकली मीडियम, ये वाला जो मीडियम है वो कन्फाइंड है दो इम्परमिएबल लेयर से। तो यहां पर जो पानी का प्रेशर होगा वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर तो होगा ही होगा, और साथ के साथ जो कन्फाइनमेंट की वजह से एक्स्ट्रा प्रेशर आ रहा है वो भी रहता है। वही चीज है, अगर आप एक फोम की बॉल लो, फोम, फोम की बॉल आती है ना, फोम इमोजी बना होता है उसमें स्माइली वाला, उस बॉल को आप पानी में डुबो और बाहर निकाल लो, अभी आपने कोई कन्फाइनमेंट नहीं कर रखा है, तो वो हो गया अनकन्फाइंड एक्यूफर। लेकिन उस पे आप उसको आप कन्फाइन करो, उसको दबाने की कोशिश करोगे आप किसी चीज की वजह से, तो प्रेशर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से ज्यादा बन जाएगा, और उसके थ्रू जो पानी है वो पानी बाहर की तरफ आ जाएगा, पानी निचुड़ जाएगा, हम ऐसे बोलेंगे। तो आप मुझे ये बताना कि कन्फाइंड और अनकन्फाइंड एक्वीफर में कौन से केस के अंदर हम ज्यादा डिस्चार्ज से वाटर को निकाल सकते हैं, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा सुटेबल है हमारे लिए, कन्फाइंड वाला या फिर अनकन्फाइंड वाला। एग्जाम में अच्छा क्वेश्चन आएगा कि बेस्ट सोर्स ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर, तो कन्फाइंड एक्वीफर भी ऑप्शन में होगा और अनकन्फाइंड एक्वीफर भी ऑप्शन में होगा, क्या आंसर होगा। सर, लगता है कन्फाइंड सर। बिल्कुल कन्फाइंड एक्वीफर, क्योंकि कन्फाइंड एक्वीफर के अंदर जो प्रेशर है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से भी थोड़ा एक्स्ट्रा है, और वो एक्स्ट्रा प्रेशर मुझे मिल रहा है कन्फाइनमेंट की मदद से। ठीक है, तो ध्यान रखना, कन्फाइंड एक्वीफर वो एक्वीफर होता है, वो मीडियम होता है जो कि दो इम्परमिएबल लेयर्स के बीच में होता है। अगर हम वहां से पानी को निकाल रहे हैं दैट इज अनकन्फाइंड एक्वीफर मीडियम। और अगर हम इम्परमिएबल लेयर के ऊपर से ही पानी निकाल रहे हैं तो वो अनकन्फाइंड एक्वीफर बन जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। और कन्फाइंड एक्वीफर को मैं आर्टिशियन एक्वीफर भी बोलता हूँ, आर्टिशियन एक्वीफर, एक ही बात है। ठीक है, तो एग्जाम के क्वेश्चन आपको जैसे ये टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया तो आपको इसको बार बार कोई रट्टा मारने की जरूरत थोड़ी ना है। सब कुछ आपको लिंक रहना चाहिए, आपस में ध्यान रहना चाहिए। जो चीजें याद करने वाली है वो आप याद कर लेना, जैसे कि आपको टर्बिडिटी की वैल्यूज आईएस कोड के अंदर क्या है, कलर कलर की वैल्यूज, है ना, ये सारे के सारे जो परमिसिबल लिमिट्स है वो आपको याद रखनी है। ये चीजें तो आपको समझनी है बस, क्योंकि आप समझ रहे हो मेरे ख्याल से। ठीक है, और फर्स्ट डेक की फर्क के केस के अंदर याद रखना कि फर्स्ट वाटर टेबल ऊपर रहती है हमेशा किससे, ग्राउंड वाटर टेबल से। चलिए, तो अभी हमने एक टाइप ऑफ मीडियम खत्म किया दैट इज एक्यूफर, और एक्यूफर ही सबसे काम का मीडियम होता है हमारे लिए, आपको बता देता हूँ पहले ही। क्योंकि एक्यूफर से ही हम देखते हैं क्या, आपने क्वेश्चन वगैरह भी देखोगे आगे जाकर, कन्फाइंड एक्यूफर, अनकन्फाइंड एक्यूफर, इससे डिस्चार्ज कैलकुलेट करो, ये करो वो करो। कभी आपने क्वेश्चन देखा है कि क्लूड से डिस्चार्ज निकालो, इनका हम इस्तेमाल ही नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ लेते हैं, सिलेबस में तो है ही हमारे। तो नेक्स्ट थिंग वी हैव इज एक्यूक्लूड। वी हैव डन विद द एक्यूफर, एक्यूफर हो गया खत्म हमारा। अब सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड टाइप ऑफ मीडियम इज एक्विक्लूड। सेकंड इज एक्यूक्लूड। एक्यूक्लूड को आपको याद रखने का तरीका मैं बता देता हूं। एक्यूक्लूड वो मीडियम होता है जिसके पास पोरोसिटी तो बहुत होती है लेकिन परमिएबिलिटी बिल्कुल भी नहीं होती। बोलता हूं कि इट इज हाईली पोरस, इट इज हाईली पोरस बट इम्परमिएबल, इम्परमिएबल। क्या मतलब हुआ इस लाइन का भाई, यानी कि ये ऐसा मीडियम है जिसके पास पैसा तो बहुत है पर ये खर्च नहीं कर सकता, मतलब ये पानी को होल्ड तो कर सकता है बहुत ज्यादा पर पानी को फ्लो नहीं करा सकता। और जब ये पानी को फ्लो नहीं करा पाएगा तो हमारे किस काम का भाई।
यहां से हम पानी को एक्सट्रैक्ट ही नहीं कर सकते हैं जब, तो ये हमारे किस काम का बचा है? किसी काम का नहीं, यूजलेस। क्या आपके मन में ऐसा कोई एग्जाम्पल है, ऐसा कोई सॉइल का मीडियम का एग्जाम्पल आप दे सकते हो जो हाईली पोरस हो, जिसके पास पोरोसिटी तो बहुत हो, बट वो इम्परमिएबल हो? कोई एग्जाम्पल आप दे सकते हो ऐसा क्या? भाई क्ले, जानते नहीं हो क्ले को क्या, क्ले की प्रॉपर्टी को? जी अभी सर। बताया था क्ले के बारे में मैंने। क्ले ऐसी सॉइल है जिसकी पोरोसिटी बहुत ज्यादा होती है, बहुत ही सबसे ज्यादा छोटी सॉइल है ना, छोटे साइज की सॉइल है, फाइन ग्रेन सॉइल है, परमिएबिलिटी होती नहीं क्ले के पास बिल्कुल। तो एक्यूक्लूड में सी आ रहा है, सी, सी से क्ले, सी से क्लूड, ऐसे याद रख लेना आप। डेफिनेशन भी उसकी वहां से बन जाएगी। एक्यूक्लूड क्ले, क्ले के बारे में जानते हैं, क्ले की पोरोसिटी भाई बहुत होती है और वो इम्परमेबल होता है। ठीक है, तो एक्यूक्लूड का एग्जाम्पल होता है हमारे पास क्ले। अब क्या हमारे किसी काम का है ये वाला मीडियम? किसी काम का नहीं है। क्या करना है इससे? चलो इतना ही काफी है, इसमें आगे चलते हैं। थर्ड वन मेरे पास है एक्यूटार्ड। एक्यूटार्ड कुछ ऐसे मीडियम होते हैं जिनके पास पोरोसिटी भी होती है और बहुत थोड़ी, ना के बराबर क्या होती है, परमिएबिलिटी भी होती है। बोलता हूं कि दीज आर पोरस, बट लेस परमिएबल। दीज आर पोरस बट लेस परमिएबल। लेस परमिएबल इन कंपैरिजन ऑफ व्हाट? एक्यूफर। इसके एग्जाम्पल होते हैं हमारे पास, यानी कि इनके अंदर पानी तो हो सकता है प्रेजेंट, बहुत बहुत थोड़ा थोड़ा पानी हम इससे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ज्यादा पानी को हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। जैसे कि सपोज पानी लिख देता हूँ, क्या कहते हैं, वाटर ओनली सीप्स थ्रू इट। वाटर ओनली सीप करता है, धीरे धीरे फ्लो नहीं कर पाता है, सीप्स थ्रू इट। एग्जाम्पल की अगर बात करूं तो लाइक सैंडी क्ले। क्ले की वजह से थोड़ी सी पोरोसिटी, तो थोड़ी सी क्या, काफी पोरोसिटी आई इसके अंदर, थोड़ी सी परमेबिलिटी डालने डालने के लिए हमने सैंड को मिक्स कर दिया उसके साथ। या फिर हम बोल सकते हैं कंक्रीट। सोचो आप, क्या आप सिटी की डिमांड को कंक्रीट से जो पानी सीप कर रहा है उससे फुलफिल कराओगे क्या? नहीं हो सकती है ना, प्रैक्टिकली पॉसिबल ही नहीं है भाई। कंक्रीट से पानी सीप तो कर सकता है, पर कंक्रीट में पानी फ्लो थोड़ी करेगा एकदम, उछल उछल के बाहर थोड़ी आएगा कंक्रीट से पानी। तो कंक्रीट इज द एग्जांपल ऑफ एक्यूटार्ड, सैंडी क्ले इज द एग्जांपल ऑफ एक्यूटार्ड। ठीक। एंड लास्ट वन हमारे पास बचता है, दैट इज एक्यूफ्यूज। फोर्थ वन इज एक्वीफ्यूज। फोर्थ वन इज एक्वीफ्यूज। एक्वीफ्यूज तो एकदम ही बेकार, यूजलेस, किसी काम का नहीं है। लिखता हूं, दीज आर नीदर पोरस, ना तो ये पोरस होते हैं भाई, और नॉर परमिएबल, ना ही ये परमिएबल होते हैं। तो इसके पास तो पोरोसिटी भी नहीं है, तो भाई गेम खत्म हो गया। यानी कि कोई ऐसे एग्जाम्पल सोचो आप जिसके पास पोरोसिटी नहीं होती। भैया ग्रेनाइट रॉक, नो वॉइड्स, पोरोसिटी इज जीरो। एग्जाम्पल इज ग्रेनाइट रॉक। ग्रेनाइट रॉक से थोड़ी पानी मिल जाएगा हमको। जहां से पानी नहीं मिलेगा वो चीज हमारे कंसर्न की है ही नहीं, जहां से पानी निकल सकता है वो चीज हमारे कंसर्न की है। और पानी निकलने के लिए सबसे ज्यादा सुटेबल मीडियम कौन सा है हमारे पास? वो मीडियम है एक्यूफर। और एक्यूफर के अंदर भी सबसे ज्यादा सुटेबल है कन्फाइंड एक्यूफर। हाई डिस्चार्ज में वाटर हम इसी से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ना तो हम कर सकते हैं एक्सट्रैक्ट पर्च्ड एक्यूफर से, ना ही अनकन्फाइंड एक्यूफर से। अनकन्फाइंड एक्यूफर के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बता रहा हूं, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि इसके अंदर जो प्रेशर होता है वो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर के बराबर ही होता है, जबकि कन्फाइंड एक्यूफर के अंदर प्रेशर जो होता है वो अबव द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है, ड्यू टू द कन्फाइनमेंट, ड्यू टू इम्परमिएबल लेयर। आई थिंक क्लियर हुए होंगे सारे के सारे पॉइंट। टाइप्स ऑफ मीडियम यहां पर खत्म होते हैं, और उसके साथ एक नोट पॉइंट और लिख लेते हैं हम। और वो नोट पॉइंट क्या कहता है? ये नोट पॉइंट कहता है भाई, आप मुझे बताओ कि परमिएबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा और पोरोसिटी का ऑर्डर क्या होना चाहिए इन चारों मीडियम के अंदर। बात करी जाए परमिएबिलिटी की,
तो चारों की डेफिनेशन आपके सामने है। आप मुझे बताओ कि किस टाइप के मीडियम की सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी होनी चाहिए, एक्यूफर, एक्यूटार्ड, एक्यूक्लूड या फिर एक्यूफ्यूज, क्या लगता है आपको? पहला वाला। पहला वाला। पहला वाला क्या था? एक्यूफर, है ना। सबसे ज्यादा परमिएबिलिटी किसकी होनी चाहिए? एक्यूफर की होनी चाहिए, बिल्कुल। नंबर दो पे कौन आ जाएगा भाई? देखो, आपके पास तीन ऑप्शन बचे हैं अब, एक्यूटार्ड, एक्यूक्लूड, एक्यूफ्यूज। क्या लगता है? एक्यूफ्यूज तो हमेशा लास्ट में रखना है, वो तो किसी काम का है ही नहीं। उसमें तो कभी डाउट आना ही नहीं है, उसको तो लास्ट में ही कर दो, वो तो उसके पास पोरोसिटी भी नहीं है, तो वो परमिएबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, उसको हटा ही दो। एक्यूटेर। यहां पर क्या आ जाएगा? यहां पर आ जाएगा एक्विटार्ड। क्योंकि जो एक्विक्लूड था वो हाईली पोरस था बट इम्परमिएबल था। एक्यूफ्यूज तो पोरोसिटी भी नहीं है, परमिएबिलिटी भी नहीं, इसको लास्ट में रख दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्यूटार्ड कम से कम इतना परमिएबल तो है कि उससे पानी सीप कर रहा है थोड़ा थोड़ा, कंक्रीट हो गया, सैंडी क्ले हो गया। अब बताना कि सबसे ज्यादा पोरस कौन सा मीडियम होगा इसमें से? एक्वीफ्यूज। वो तो बिल्कुल हैं? जीरो है। आएगा। थोड़ा पिक्चर में थोड़ा चेंज है भाई, सेम मत रख देना भाई। क्ले, क्ले सबसे ज्यादा हाईली पोरस क्या होगा? क्ले होगा। क्ले में आप कुछ भी मिक्स मत करो, प्योरिटी उसकी रखो क्ले, क्ले की केवल। हालांकि वो हमारे किसी काम की नहीं बचेगी फिर, केवल पोरोसिटी उसके पास होगी तो मैं क्या देखता हूं कि एक्यूक्लूड जो है फ्लूइड है। यस सर। वो हाईली पोरस होता है। और लास्ट में तो एक्यूफ्यूज को हम डाल ही देते हैं बिना डाउट के, कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, किसी काम का ही नहीं है। अब सेकंड हमें देखना है कि एक्यूटार्ड और एक्यूफर में से कौन सा ज्यादा पोरस होगा। अब चूंकि मैंने दोनों में ही लिखा होगा, लिखाया होगा पोरस पोरस, है ना। तो तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन, वैसे तो एक्यूरेट तो हम बोलते हैं कि वो कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे इक्वल टू को साइन लगा लेते हैं, लेकिन इन जनरल हम एक्यूफर को थोड़ा प्रायोरिटी दे देते हैं, एक्यूफर को ओवर द एक्यूटार्ड, क्योंकि इसके पास परमिएबिलिटी भी है, तो थोड़ा सा एडवांटेज दे दिया हमने इसको, और कुछ भी नहीं है बस। वरना ये दोनों आगे पीछे भी हो सकते हैं, डिपेंड करेगा वो एग्जैक्टली आपने किस टाइप का मीडियम बनाया है ना। क्योंकि एक्यूफर के पास परमिएबिलिटी भी थी, तो पोरोसिटी वाला, पोरोसिटी के अंदर ही मैंने उसको थोड़ी सी प्रायोरिटी दे दी। वो क्यों दे दी? अच्छा, आप मुझे बताना कि कोई सॉइल क्या परमिएबल हो सकती है बिना पोरस हुए? कोई सॉइल परमिएबल हो सकती है क्या बिना पोरस हुए? मतलब उसके अंदर जब वॉइड ही नहीं होंगे तो कहां से परमिएबिलिटी आएगी? समझ नहीं रहे हो? नहीं। वो चीज है। इसलिए हमने थोड़ी सी यहाँ पर एक्यूफर को प्रायोरिटी दे दी, और कुछ नहीं, है ना। परमिएबल सॉइल इज ऑलवेज लिटिल बिट पोरस, बट इट इज नॉट नेसेसरी फॉर अ पोरस सॉइल टू बी ऑलवेज परमिएबल। जैसे क्ले एग्जाम्पल है हमारे पास, क्ले के पास पोरोसिटी तो बहुत है बट परमिएबिलिटी नहीं है बिल्कुल भी, है ना। चीज याद रखना। चलो, नेक्स्ट। नेक्स्ट हमें कुछ डिस्कशन करना है, दैट इज रिगार्डिंग स्पेसिफिक यील्ड एंड स्पेसिफिक रिटेंशन। एक नोट पॉइंट देते हैं इसके लिए हम, सेकंड नोट पॉइंट। तो यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि जो ओवरऑल पानी जो प्रेजेंट है बिलो द ग्राउंड, वो दो फॉर्म के अंदर प्रेजेंट है। अगर हम पानी निकालते हैं सपोज किसी मीडियम से, सपोज आपके पास कोई सॉइल का मीडियम है, कोई सॉइल मीडियम है, ये सॉइल मीडियम है आपके पास, और यहाँ बीच बीच में पानी भरा हुआ है, सॉइल मीडियम्स के बीच में पानी भरा हुआ है। आसमानी रंग से पानी को दिखा दे रहा हूं मैं, ये पानी भरा हुआ है। अब आपने क्या किया भाई, आपने सोचा कि क्यों ना इस मीडियम से पानी निकाल लिया जाए, तो आपने पंपिंग की और ट्यूबवेल वगैरह किसी की मदद से आपने पानी को निकालने की कोशिश की।
आपने पंपिंग किया और पानी को आपने निकालने की कोशिश की। सपोज मान लेता हूं कि इस मीडियम के अंदर ओवरऑल जो पानी था वो कुछ 10 मीटर क्यूब रहा होगा। वॉल्यूम 10 मीटर क्यूब बोले तो 1 मीटर क्यूब में 1,000 लीटर होते, 10,000 लीटर पानी था। आप कितना भी जोर लगा लो कि आप सारा का सारा 10,000 लीटर पानी बाहर निकाल पाओगे? क्या आप उसको उस उस पानी को इतना ड्रेन आउट कर पाओगे बाहर की तरफ? नो सर। 10,000 लीटर को नहीं कर पाओगे, क्योंकि कुछ ना कुछ पानी क्या होगा, जो मीडियम पार्टिकल्स होंगे इसके ऊपर एब्जॉर्ब्ड होके रह जाएगा। सेम वही चीज है। आपने कपड़े धोए घर पे अपने, और आप शर्ट को कितना भी निचोड़ लो, ये थोड़ी ना कि एकदम ड्राई हो जाएगी भाई वो। आपने किसी बाल्टी के अंदर शर्ट को डुबोया, किसी भी चीज को आपने डुबोया, और फिर जब उसको बाहर निकाला और निचोड़ लिया, आप कितना भी निचोड़ लो, लेकिन कुछ ना कुछ वाटर तो क्या हो चुका होगा, एब्जॉर्ब हो चुका होगा। इस पानी को बोलता हूं मैं एडजॉर्ब, सॉरी, इसको बोलते हैं एडजॉर्प्शन। अगर सरफेस पे ऊपर ऊपर से हो रहा है तो हम इसको बोलते हैं क्या, एडजॉर्प्शन। एडजॉर्ब्ड वाटर बोल दो इसको आप, इसको हम पेलिकुलर वाटर भी बोलते हैं। कुछ पानी सॉइल मीडियम पार्टिकल्स के ऊपर ही चिपका हुआ रह जाएगा ड्यू टू द एक्शन ऑफ एडहेशन। एडहेशन जानते हो? एडहेशन दो टर्म होती हैं, एक होता है एडहेशन और एक होता है कोहेजन। एडहेशन होता है बिटवीन डिफरेंट पार्टिकल्स, डिफरेंट पार्टिकल, और कोहेजन होता है बिटवीन सेम टाइप ऑफ पार्टिकल। अट्रैक्शंस। बिल्कुल, ड्यू टू द मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन देम। जैसे पानी, वाटर वाटर मॉलिक्यूल अगर आपस में चिपकेंगे, वाटर वाटर, तो ये है ड्यू टू कोहेजन। लेकिन सॉइल पार्टिकल के ऊपर, ये सॉइल पार्टिकल है, इसके ऊपर पानी अगर चिपक रहा है, दैट इज एडेशन। छोटी छोटी चीजें पूछ लेता है एग्जाम में, ये कोहेजन है। फिलहाल मैं आपको यहाँ पर ये बता रहा था कि जो टोटल वाटर हम ड्रेन, जो टोटल मीडियम है मेरे पास ओवरऑल, उसमें जितना पानी है वो सारा का सारा मैं एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाता हूँ। कुछ पानी एड्जॉर्ब रह जाता है, जिसको मैं पेलिकुलर वाटर, एड्जॉर्ब वाटर भी बोलता हूँ। और मीडियम की इन्हीं सारी प्रॉपर्टीज को हमें एनालिसिस करना है कि किस टाइप के मीडियम से हम ज्यादा पानी निकाल सकते हैं, किस टाइप के मीडियम से कम पानी निकाल सकते हैं। चलो देखते हैं। मैं पहला पॉइंट लिख रहा हूं नोट के अंदर, लिखता हूं कि टोटल वाटर प्रेजेंट, टोटल वाटर प्रेजेंट इन द मीडियम, in the voids of the medium, in the voids of, in the voids of medium cannot be, in the voids of medium can't be drained by gravity as certain amount of water, as certain amount of water is retained over the surface of medium particles, over the surface of medium particle due to molecular attraction, molecular attraction between medium particle and water molecule, and water molecule। ठीक, सारा का सारा पानी हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि कुछ पानी मीडियम पार्टिकल के ऊपर मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से अडहेस हो चुका है, चिपक चुका है, जिसको हम एडहेशन, जिसको हम पेलिकुलर वाटर या फिर एड्सॉर्ब वाटर बोलते हैं। लिखता हूं, इट इज टर्म्ड एज पेलिकुलर वाटर या फिर एड्सॉर्ब्ड वाटर, या फिर एड्सॉर्ब्ड वाटर।
अब यानी कि ओवरऑल हम दो पैरामीटर्स यहाँ की यहाँ पर बात करते हैं। एक होता है मेरे पास स्पेसिफिक रिटेंशन, और एक मेरे पास होता है स्पेसिफिक यील्ड। रिटेंशन का मतलब क्या है? कितना पानी रिटेन रह गया है सॉइल पार्टिकल्स के ऊपर। यील्ड का मतलब क्या है? यील्ड का मतलब हिंदी में होता है औकात बेसिकली, कि क्या लिमिटेशन है, वो हम मैक्स टू मैक्स कितना पानी उस मीडियम से निकाल सकते हैं बाहर, उसको हम बोलते हैं स्पेसिफिक यील्ड ऑफ दैट मीडियम। ठीक है। इसीलिए इसी इसी नेक्स्ट पॉइंट इसी के आगे कंटिन्यू करता हूं, दैट इज स्पेसिफिक यील्ड। सेकेंड पॉइंट इन नोट इज स्पेसिफिक यील्ड। यील्ड का मतलब बेसिकली होता है कैपेसिटी। कैपेसिटी, कितनी कैपेसिटी है इस मीडियम की जो जो पानी में बाहर निकाल पा रहा हूं। तो पहले इसकी डेफिनेशन लिखता हूं, बाद में इसका फॉर्मूला लिखूंगा मैं आपके सामने। डेफिनेशन लिखता हूं कि इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड ड्रेन्ड बाई ग्रेविटी टू द टोटल अमाउंट टू द टोटल अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड ऑफ मीडियम ड्रेन्ड ऑफ मीडियम ड्रेन्ड। ठीक है, समझेंगे इसको अभी, मैथमेटिकली समझेंगे इसको आसानी से अभी। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक रिटेंशन। लिख लेते हैं पहले इसको भी, एक मिनट बस। स्पेसिफिक रिटेंशन, इसके बारे में लिखता हूं कि इट इज डिफाइंड एज अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड, जिसके बारे में मैंने पहला नोट पॉइंट लिखा था। पहला नोट पॉइंट इसी के बारे में था, जो पानी रिटेन हो गया है सॉइल मीडियम पार्टिकल्स के ऊपर सरफेस पे। अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड अगेंस्ट ग्रेविटी टू द टोटल अमाउंट ऑफ मीडियम ड्रेन्ड। ठीक है भाई, अब इस पूरी पिक्चर को समझ लेते हैं जरा। ठीक है, तो इस पूरी पिक्चर को समझ लेते हैं जरा। इसको मैं शॉर्ट में बोलता हूँ वाई एस, सॉरी वाई एस बोल देता हूँ इसको, वाई ए भी बोल सकते हो आप, वाई एस बोल देते हैं, पर वाई एस। और इसको हम बोलते हैं वाई आर, है ना, स्पेसिफिक रिटेंशन को। वाई एस बराबर होता है वी डी डिवाइडेड बाई वी, और वाई आर बराबर होता है वी आर डिवाइडेड बाई वी। वी डी क्या है? वी डी इज द अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड, अमाउंट ऑफ वाटर ड्रेन्ड, कितना पानी हमें बाहर आके मिल गया, हम निकाल पाए बाहर। वी आर क्या है? सर अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड, कितना पानी चिपका हुआ रह गया उसके ऊपर। सर आपने बोला ना वो ये सर क्या? बोलिए भाई। लिखेगा अगेंस्ट ग्रेविटी बाय ग्रेविटी। हाँ, सर ये यहाँ पे क्या होगा सर, ये बताइए सर। मतलब समझाने के लिए यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है, ऐसे मान लो ये मीडियम पार्टिकल है, ये पानी, ये मीडियम पार्टिकल है। ठीक है, इस तरीके से आपने मान लो एक ग्लास में मिट्टी ली, एक ग्लास में मिट्टी ली है ना, एक ग्लास के अंदर, और आपने उस मिट्टी को आपने पानी में डुबो दिया इस तरीके से। और दूसरी तरफ से आप पानी को यहाँ पर फिर से इकट्ठा कर रहे हो, नीचे नीचे की तरफ किसी और उसके अंदर। ठीक है, तो जो पानी ड्रेन हो गया अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी सॉइल पार्टिकल से पास होते हुए, उसको मैंने बोल दिया है वीडी। और जो पानी चिपक गया सॉइल पार्टिकल्स के चारों तरफ ग्रेविटी के एक्शन के थ्रू भी वो फ्लो नहीं कर पाया नीचे की तरफ,
चिपक गया सॉइल पार्टिकल की सरफेस के ऊपर, उसको हमने बोल दिया वी आर, दिस इज वी आर। ऐसे बोल सकते हैं। हम एक एग्जाम्पल लेके इसको थोड़ा और समझने की कोशिश करते हैं। अगर मैं इसको टेक्निकली लिखूं अभी, वाई एस प्लस वाई आर अगर मैं लिखना चाहूं तो क्या लिख सकता हूं? वी डी डिवाइडेड बाई वी प्लस वी आर डिवाइड बाई वी। ये हो गया वी डी प्लस वी आर डिवाइडेड बाई वी। क्या वी डी प्लस वी आर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ टोटल वाटर नहीं हो जाएगा? जितना पानी बाहर आ गया और जितना पानी चिपका हुआ रह गया, एड्सॉर्ब्ड रह गया, उन दोनों को अगर आप ऐड कर दोगे तो वी डब्ल्यू इज वॉल्यूम ऑफ वाटर। वो क्या आपको नहीं मिल जाएगा? वी इज द वॉल्यूम ऑफ मीडियम, याद रखना इसके अंदर सॉलिड्स का जो सॉइल पार्टिकल्स हैं वो भी कवर होंगे टोटल वी के अंदर। अब मैंने क्या किया, थोड़ी सी होशियारी चलाई और दोनों तरफ वॉल्यूम ऑफ वॉइड की मल्टीप्लाई कर दी, ऊपर और नीचे। अब कुछ टर्म आपकी शायद पहचानी हुई यहां पर लग रही होंगी। क्या कोई बता पाएगा आप जी में सर। से कि वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स को मैं क्या बोल सकता हूं? कि भाई ओवरऑल जो वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स हैं उसके अंदर जो वॉल्यूम ऑफ वाटर है, इसके रेशियो को मैं क्या बोलूंगा? एनीवन? थोड़ी बहुत सॉइल पड़ी है, बिल्कुल भी थोड़ी बहुत तो बीटेक की याद होगी, बेसिक पहले चैप्टर तो लोगों को यार याद ही रहता है। वॉल्यूम ऑफ वाटर डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स क्या होता है? किसी को याद है? वाटर वाटर कंटेंट। भाई वाटर कंटेंट होता है वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाई वेट ऑफ सॉलिड्स। कैसी बातें कर रहे हो? ये होता है डिग्रीज ऑफ सेचुरेशन एस। कंटेंट। चलो कोई बात नहीं, अभी सॉइल हुई नहीं इसलिए कुछ कह नहीं रहा हूँ। सेकंड इज वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स डिवाइड बाई टोटल वॉल्यूम ऑफ मीडियम। इसको क्या कहते हैं? ये तो बता रखा है मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही। ये व्हाट इज पॉजिटिव। दिस? दिस इज पोरोसिटी। ओवरऑल हमारे पास जो सॉइल है उसके अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स है। तो एक रिलेशनशिप मुझे मिलता है, दैट इज व्हाट, वाई एस प्लस वाई आर इक्वल्स टू एन इंटू एस। ये मेन फॉर्मूला है। लेकिन चूंकि हम जहां से पानी निकालते हैं अक्सर, वो हम ग्राउंड वाटर जोन से ही पानी निकालते हैं, तो वहां पर हमेशा एस की वैल्यू 1 के बराबर होती है। ठीक है, तो लिखता हूं इफ एस इक्वल्स टू 1। और एग्जाम के अंदर एस की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो आप मान लेना 1 ही है, क्योंकि हम पानी ऐसी जगह से निकालते हैं जहां पर डिग्री ऑफ सैचुरेशन 1 हो, ग्राउंड वाटर जोन हो, ग्राउंड वाटर टेबल उसके के नीचे से ही पानी को हम एक्सट्रैक्ट करते हैं ऊपर की तरफ। एस की वैल्यू अगर 1 के बराबर हो जाती है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा भाई, वाई एस प्लस वाई आर इक्वल्स टू एन पोरोसिटी। सिंपल। भैया चलेगा यार, पानी देना पानी। ठीक है, वाई एस प्लस वाई आर इक्वल्स टू क्या हो गया? पोरोसिटी के बराबर हो गया। यहां तक आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए समझने में। अब इस कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए एक क्वेश्चन लगा लेते हैं। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन हम लगाने जा रहे हैं एक। आपने वो क्वेश्चन लगा दिया तो समझो इस चैप्टर का, इस टॉपिक से जो भी क्वेश्चन आएगा आप लगा पाओगे आसानी से। क्वेश्चन देखना, इस कंसेप्ट को समझने के लिए हमें क्वेश्चन लगाना पड़ेगा। अगर आप नहीं लगा, ट्राई करना, नहीं लग पाएगा तो मैं बताऊंगा। अब देखो, सारे क्वेश्चन हमेशा इसलिए नहीं लगवाए जाते हैं क्लास में, क्या कहते हैं कि वो एज इट इज एग्जाम में आ जाएगा। कुछ क्वेश्चंस कंसेप्ट को बनाने के लिए भी लगवाए जाते हैं। अभी जो क्वेश्चन हम लगवा रहे हैं वो कंसेप्ट को बनाने के लिए लगवा रहे हैं, ताकि उसका कोई एक छोटा सा पार्ट आ जाएगा तो आप कर पाओ सॉल्व उसको एग्जाम के अंदर। क्वेश्चन लिखता हूँ साथ साथ आप भी लिख लेना इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, वाटर इज बीइंग पंप्ड फ्रॉम अ सॉइल मीडियम, Water is being pumped फ्रॉम ए सॉइल from मीडियम the हैविंग एन एरिया ऑफ
200 हेक्टेयर, ड्यू टू विच ग्राउंड वाटर टेबल, भाई मन में बोलो, फॉल्स फ्रॉम 20 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल टू 25 मीटर बिलो ग्राउंड लेवल। मतलब आपने पानी को कुछ इस तरीके से निकाला मीडियम से 200 हेक्टेयर की जमीन से, कि पहले वाटर टेबल केवल जमीन से 220 मीटर नीचे थी, अब वो 25 मीटर नीचे चली गई है। ऐसा समझना बात। क्वेश्चन पूछ रहा है फाइंड द चेंज इन, फाइंड द चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज। घुमा फिरा के पूछ रहा है, देखो चीजों, ग्राउंड वाटर स्टोरेज ड्यू टू दिस पंपिंग, कि कितना पानी आपने जमीन से बाहर निकाल लिया, ये पूछ रहा है आपसे सिंपल। एन की वैल्यू दे रखी है आपको 0.4, और स्पेसिफिक रिटेंशन दे रखा है आपको 0.15। इस क्वेश्चन को थोड़ा समझा देता हूं आपको, पिक्चर क्लियर कर देता हूं। कोई एरिया रहा होगा, 200 हेक्टेयर लैंड रही होगी, 200 हेक्टेयर की लैंड है, 200 हेक्टेयर, ग्राउंड सरफेस यही है। पहले वाटर टेबल यहां से 25 मीटर बिलो थी, सॉरी 20 मीटर बिलो पे थी। आपने पानी को निकालना बाहर शुरू किया, इनिशियल पोजीशन ये थी, अब वाटर टेबल आपके नीचे पहुंच गई है, 25 मीटर बिलो पहुंच गई है। तो सबसे पहले आप इसके अंदर आप मुझे ये बता दो कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ मीडियम ड्रेन, मतलब मैंने कितने मीडियम से पानी को ड्रेन किया है। 5 मीटर तो इसकी डेप्थ हो गई, और 200 हेक्टेयर का एरिया था। 5 मीटर का भी तो मैंने पानी ड्रेन किया है, 5 मीटर हाइट से तो मैंने पानी ड्रेन किया है। वाटर टेबल पहले मेरी 20 मीटर नीचे थी, और अब 25 मीटर नीचे चली गई है। तो इसके अंदर साफ साफ मालूम पड़ रहा है कि वॉल्यूम ऑफ मीडियम ड्रेन, वॉल्यूम ऑफ मीडियम ड्रेन्ड क्या हो जाएगा मेरे पास, कि कितना वाटर टेबल फॉल किया है, 5 मीटर, इनटू क्या एरिया था उस पूरे के पूरी लैंड का, 200 हेक्टेयर। एक हेक्टेयर में 10 की पावर 4 मीटर स्क्वायर होते हैं, 5 मीटर ये पहले से था मेरे भाई, तो ये वैल्यू हो गई मीटर क्यूब के अंदर। तो ये कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, और 2 जीरो ये रहा, 10 की पावर 7 मीटर क्यूब। इतना इतना मीडियम से मैंने पानी को ड्रेन किया है। इस ये जो वॉल्यूम निकल के आ रहा है, इसके अंदर सॉइल पार्टिकल भी हैं, और प्लस वाटर है, सब कुछ है इसके अंदर। मतलब मैंने बात कर ली कि ओवरऑल इतने मीडियम से मैंने पानी को बाहर निकाला है। मुझसे पूछ क्या रहा है, चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज। जितना भी पानी रहा होगा ओवरऑल टोटल वॉल्यूम मुझे पता नहीं पानी का कितना था, लेकिन चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज की अगर बात की जाए तो कितना चेंज आया होगा। कुछ पानी तो अभी भी इसके अंदर ही रह गया होगा। कौन सा पानी अंदर रह गया होगा, एडजॉर्ब्ड वाटर तो अभी भी अंदर रह गया होगा इसके। लेकिन जो ड्रेन्ड वाटर है वीडी, वो हमने बाहर निकाल लिया पंपिंग करके, तो वही तो चेंज आया होगा ग्राउंड वाटर के पानी के अंदर। ये चीज आपको अगर समझ में आती तो क्वेश्चन यही था, बस सिंपल। चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज वीडी के बराबर ही है, वॉल्यूम ऑफ वाटर ड्रेन्ड। कर लो क्वेश्चन सॉल्व, आंसर बताओ मेरे को फटाफट। वीडी की वैल्यू क्या आ रही है बता दो। आपके पास रिलेशनशिप है वाई एस प्लस वाई आर इक्वल्स टू एन, एन इंटू एस। एस की वैल्यू चूंकि 1 के बराबर ही है, क्योंकि मैंने पंपिंग कहां से की है, ग्राउंड वाटर टेबल के नीचे से पंपिंग करी है मेरे भाई, तो एस की वैल्यू 1 हो गई। क्वेश्चन में दे भी नहीं रखी है, तो 1 ही माननी है। वाई एस होता है वीडी अपॉन वी, और वाई आर की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है मुझे, स्पेसिफिक रिटेंशन पहले से गिवन है 0.15, एन की वैल्यू 0.4 गिवन है पहले से। तो वी डी बाई वी की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, ये हो जाएगी 0.25 के बराबर। तो वी डी बराबर कितना हो गया, 0.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ मीडियम ड्रेन, यानी कि टोटल वॉल्यूम वो कितना है, 10 की पावर 7 ऊपर बता रखा है।
तो ये कितना हो गया? 2.5 इंटू 10⁶मीटर क्यूब। क्या मैं इसको ये नहीं बोल सकता? 2.5 मिलियन मीटर क्यूब, MM क्यूब। ये हो गया चेंज इन ग्राउंड वाटर स्टोरेज। कितना ज्यादा पानी, आप इसको हल्के मत ले लेना। सर मिलियन का जीरो मतलब पॉइंट टू होता है फाइव, 0.25 कितना? कैसे है सर? 0.25। 2.5 कैसे है? 0.25 बचा ना ये इसको आप इधर माइनस कर अच्छा दोगे ना पॉइंट वन फाइव को, ठीक है। तो 0.25 बचा। 0.25 में आप वॉल्यूम की मल्टीप्लाई करोगे, वॉल्यूम ऑफ मीडियम ड्रेन्ड, जो कि निकाला ऊपर अभी मैंने, ये रहा वी की वैल्यू 10�৭मीटर क्यूब। इतने मीडियम से मैंने पानी निकाला है, उसकी हमने मल्टीप्लाई कर दी। इसे वी, ये क्या है मेरे पास, ये वी तो है, टोटल वॉल्यूम ऑफ मीडियम ड्रेन। ऐसे क्वेश्चन आपके किसी ए वे के एग्जाम में आ सकते हैं, मतलब मैंने एग्जाम जो दिए ए वगैरह के उसमें तो क्वेश्चन आ रखा है ऐसा, है ना? जो कि जेई वगैरह में इसके ऊपर फॉर्मूला पूछता है, बेसिक फॉर्मूला पूछेगा, या फिर आपसे क्वेश्चन ही पूछ ही सकता है यार, क्या ही कर सकते हो, मना थोड़ी कर दो, वो उससे पूछ लिया तुमको। ये थोड़ी बोल दो आउट ऑफ सिलेबस है, सिलेबस के अंदर ही है भाई। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर ये टॉपिक आपको अच्छे से, ये बताओ। जी सर बिल्कुल क्लियर है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, ये हमने बात कर ली अभी बेसिकली इस चैप्टर के अंदर अब तक डिफरेंट टाइप्स ऑफ मीडियम जो जो हमारे पास पॉसिबल हो सकते हैं। इस चैप्टर का पहला सेगमेंट यहीं तक था भाई। अब जो सेकंड सेगमेंट है इस चैप्टर का, दैट इज व्हाट, दैट इज डिफरेंट वेज ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ ग्राउंड वाटर, कि हम किस किस तरीके से पानी को यूटिलाइज कर सकते हैं, ग्राउंड वाटर को हम यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे कैसे हम उस पानी को बाहर निकाल सकते हैं। तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन है, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी है, ओपन वेल है, ट्यूब वेल है, और भी कुछ इंटेक स्ट्रक्चर है, उनके बारे में हम लास्ट चैप्टर में बात करेंगे। तो नेक्स्ट मैं हेडिंग देने जा रहा हूं, दैट इज डिफरेंट वेज ऑफ एक्सट्रैक्टिंग ग्राउंड वाटर। और सबसे पहला है उसके अंदर मेरे पास, फर्स्ट वन इज इनफिल्ट्रेशन गैलरीज। इनफिल्ट्रेशन गैलरीज, ठीक है। तो होता क्या है देखना जरा, पहले आपको समझा देता हूं पहले। इनफिल्ट्रेशन गैलरी एक टनल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जो पैरेलल बनाया जाता है किसी रिवर के। सपोज, एक मिनट देखता हूं आपको लोग को मेरा चेहरा साफ दिख रहा है या नहीं, एक मिनट। हम्म, सपोज ये मेरा जो फोन है उसको आप एक रिवर मान लो, दिख रहा होगा आपको ना, फोन दिख रहा होगा मेरा, आप इसको रिवर की तरह एज्यूम कर लो, जैसे रिवर फ्लोइंग, ठीक है। और ये आपको पेन दिख रहा होगा, पेन, इसको आप मान लो इनफिल्ट्रेशन गैलरी। अभी आपको कुछ इस तरीके से ये पेन दिख रहा होगा, ये पेन है, इसको थोड़ा नीचे रखा हुआ है मैंने, और जो रिवर है उसको मैं थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है। रिवर को थोड़ा सा ऊपर रखा हुआ है, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी को थोड़ा नीचे रखा हुआ है। जो पेन है, पेन, पेन इज द इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, और एकदम पैरेलल है ये, ठीक है। अब होता क्या है, इस रिवर से जो फोन है मेरे पास, यहां से पानी सीप कर करके, सीप कर करके, ऐसे फ्लो कर करके डाउनवर्ड डायरेक्शन में पानी फ्लो करेगा। पानी फ्लो ऐसे तो करेगा नहीं ऊपर की तरफ, पानी नीचे की तरफ फ्लो करेगा। पानी सीप कर करके, सीप कर करके, अब ये रिवर को मैं हटा दे रहा हूं। ध्यान रखना, भूल मत जाना, यहाँ पर रिवर थी, रिवर को मैंने हटा दिया, हटा दी रिवर। यहां से पानी सीप कर करके, ये जो टनल बना रखी है मैंने, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बना रखी है, इसकी बाउंड्री से पानी इसके अंदर घुसता जाएगा। क्वेश्चन है एग्जाम का, कि इन इन्फिल्ट्रेशन गैलरी वाटर इज यूटिलाइज्ड फ्रॉम सरफेस। तो जो ओवरऑल जो बाउंड्री है इसकी चारों तरफ दीवारें हैं, वो दीवारें हम परमेबल दीवार बनाते हैं। परमेबल मतलब वहां से पानी फ्लो करके अंदर चला जाए।
तो इसकी दीवारों के थ्रू पानी इस इन्फिल्ट्रेशन गैलरी में आ जाता है, और फाइनली उस इन्फिल्ट्रेशन गैलरी जहां पर एंड हो रही होती है, डाउनवर्ड स्लोप होता है कुछ इस तरीके से आगे जाकर, वहां से पानी को इकट्ठा करके पंप वगैरह लगाकर पानी को ले जाते हैं हम प्लांट के अंदर। ये आपको 3D में से बताने की जरूरत क्यों पड़ी मुझे अभी, क्योंकि अभी मैं डायग्राम बनाऊंगा जब स्क्रीन के ऊपर, तो आपको लगेगा दोनों सेम लेवल पे हैं, लेकिन दोनों सेम लेवल पे नहीं है भाई। जो रिवर है वो थोड़ा ऊपर है, और इन्फिल्ट्रेशन गैलरी थोड़ा नीचे बनाते हैं हम, और 3 से 6 मीटर की डेप्थ में बनाते हैं। 3 मीटर को हल्के मत ले लेना। 3 मीटर का मतलब हो गया एक कमरे की हाइट, लगभग लगभग एक रूम की हाइट के बराबर डेप्थ में हम नीचे जाकर टनल बनाते हैं। ठीक है। तो 3 से 6 मीटर की डेप्थ पे जाकर हम इनफिल्ट्रेशन गैलरीज को बनाते हैं। टनल लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, जिनमें पानी सीप करके पहुंचता रहता है सॉइल मीडियम्स के थ्रू। और आसपास का जो मीडियम होगा वो कैसा होगा? रिवर के आसपास की जो सॉइल है वो कैसी होनी चाहिए? वो पोरस भी होनी चाहिए और परमिएबल भी होनी चाहिए, तभी तो पानी फ्लो कर पाएगा उसके थ्रू, इस तरीके से। ठीक है। तो लिखता हूं मैं इसके अंदर, जो लिखता हूं मैं इसके अंदर, हम्म, अरे यार सिलेक्ट हो जा भाई। हाँ, लिखता हूं कि इनफिल्ट्रेशन गैलरीज इनफिल्ट्रेशन गैलरीज आर नियर बाई हॉरिजॉन्टल टनल्स, हॉरिजॉन्टल टनल्स कंस्ट्रक्टेड एट शैलो डेप्थ, शैलो डेप्थ ऑफ 3 to 6 मीटर, 6 मीटर नीचे की तरफ बनाते हैं अलोंग दी बैंक ऑफ द रिवर, नदी के किसी किनारे पर थोड़ी दूरी पर बनाते हैं, अलोंग दी बैंक ऑफ द रिवर, बैंक ऑफ द रिवर, ऑफ यहां लिख दे रहा हूं, ऑफ रिवर, इन वाटर बियरिंग स्ट्रेटा। वाटर बियरिंग स्ट्रेटा का मतलब हुआ कि भैया जहां तक पानी पहुंच पा रहा हो रिवर का सीप करके, ऐसा मत कर देना रिवर से बहुत दूर आपने बना दी इन्फिल्ट्रेशन गैलरी, पानी वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। इन वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, वाटर बियरिंग स्ट्रेटा का मतलब है वो स्ट्रेटा, वो एरिया, वो रीजन जहां पर पानी प्रेजेंट है, वाटर बियरिंग स्ट्रेटा, थ्रू विच, थ्रू विच वाटर इज यूटिलाइज्ड, वाटर इज यूटिलाइज्ड बाय सीपेज, बाय, देखो ये एग्जाम का क्वेश्चन है, बाय सीपेज फ्रॉम सरफेस, ऐसे लिखा होता है, फ्रॉम सरफेस, फ्रॉम टॉप, फ्रॉम बॉटम, ऐसे ऑप्शन लिखे होते हैं, तो हमारा आंसर रहेगा सीपेज फ्रॉम सरफेस के थ्रू हम पानी को यूटिलाइज करते हैं, सीपेज फ्रॉम सरफेस, which is generally, which is generally made up of brick masonry, which generally made up of brick masonry। डायग्राम बनाता हूं आपके सामने, जरा देखना दिया। सपोज दिस इज द रिवर फ्लोइंग, और इससे कुछ डिस्टेंस पर मैंने क्या बना दी है, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी बना दी है। अब इन्फिल्ट्रेशन गैलरी देखो बनाने के लिए मैं स्क्रीन में गड्ढा तो कर नहीं पाऊंगा, इसलिए मैंने आपको डायग्राम पहले ही दिखा दिया है, मतलब प्रैक्टिकली बता दिया कैसे वो काम करता है ना। अब यार 2D के अंदर तो सामने ही बनानी पड़ेगी इसके। ये रही इन्फिल्ट्रेशन गैलरी कुछ इस तरीके से, उसके पैरेलल बना दिया है बैंक पर, ये रही इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। प्लान व्यू है ये, प्लान व्यू। हेलीकॉप्टर से बैठ के देखोगे तो वहां डेप्थ कवर नहीं आएगी, आप हेलीकॉप्टर में बैठ जाना, और इन्फिल्ट्रेशन गैलरी जो नदी आपको सेम लेवल पे दिखाई देगी, तो वैसे कि इसके अंदर। ठीक है। और इसके अंदर पानी फ्लो करके आता जाएगा सीपेस के थ्रू, रिवर से इन्फिल्ट्रेशन गैलरी के अंदर। ये रहा पानी इस तरीके से इसकी दीवारों के थ्रू इस इन्फिल्ट्रेशन गैलरी में आ जाएगा।
पर चारों तरफ से आएगा, यहाँ पे भी मीडियम होगा, पानी तो उसके पास भी होगा ना भाई। तो पानी अल्टीमेटली जिस जिस भी स्लोप की डायरेक्शन के अंदर हमने इसको बना रखा होगा, उसी डायरेक्शन, जिस डायरेक्शन में रिवर फ्लो कर रही होगी, उसी डायरेक्शन के अंदर इस टनल के अंदर पानी फ्लो कर रहा होगा। ठीक है भाई। तो ये ग्रीन वाली मेरे पास क्या इन्फिल्ट्रेशन गैलरी है, एंड ब्लैक वन इज द रिवर। रिवर से पानी फ्लो करके ऐसे नीचे की तरफ 3 से 6 मीटर डेप्थ की ओर पानी आके टनल में इकट्ठा हो गया, और टनल से पानी हम इनटेक स्ट्रक्चर लगा के, पंप वगैरह लगा के बाहर ले जाएंगे प्लांट के अंदर। तो दिस इज प्लान व्यू। दिस इज इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। दिस इज रिवर। क्लियर है ये आपको? इसका इसका सेंस समझ में आ रहा है, कैसे पानी को हम यूटिलाइज कर पा रहे हैं इन्फिल्ट्रेशन गैलरी के थ्रू? क्लियर है यहाँ तक? पहले ये बताओ, फिर आगे चलते हैं। क्या अभी ये क्लियर है? फिर आगे चलते हैं। क्लियर है ठीक भाई? है। कोई तो ठीक है बताओ। सर। क्लियर है सर। चलो चलो तब ठीक है। अब इसका मुझे डेरिवेशन भी कराना था थोड़ा सा, क्या कहते हैं, कल कराएंगे उसको, है ना? और क्या कहते हैं फिर, इसके ऊपर क्वेश्चन भी लगवाना, कल लगवाएंगे उसको। आज बीच में टॉपिक रुक जाएगा, इसलिए कोई फायदा है नहीं, है ना? तो आज मैं आपको कल को जो चैप्टर था हमारे पास वाटर डिमांड, उसके कुछ क्वेश्चन और लगवा देता हूँ, है ना? पता नहीं आपने लगाए होंगे नहीं लगाए होंगे, मैं कुछ लगवा देता हूँ, लेकिन आप खुद से लगाओ तो ज्यादा फायदा रहेगा आपको, है ना? कुछ सर क्वेश्चन है मैं लगाए आपसे पूछूंगा, आप उसके बहुत आंसर सारे करना, है ना? बहुत सारे क्वेश्चन लगाए हैं सर इसमें। लग गए होंगे सारे क्वेश्चन मेरे ख्याल से। हाँ सर, सारे लगे। ठीक है। कुछ क्वेश्चनों के आंसर और देना। एक बार रिपीट करना है इसको, इन्फिल्ट्रेशन गैलरी को। बिल्कुल कर देते हैं भाई। इनफिल्ट्रेशन गैलरी, ये मान लो रिवर है, ये रही इनफिल्ट्रेशन गैलरी। तो रिवर बहती है, तो रिवर से पानी सीप करके इनफिल्ट्रेशन गैलरी में आता है। इनफिल्ट्रेशन गैलरी को रिवर से 3 से 6 मीटर नीचे की डेप्थ पे हम कंस्ट्रक्ट करते हैं, टनल टाइप की बनाते हैं, टनल, सुरंग टाइप का स्ट्रक्चर हम बनाते हैं, जिसमें ईंट की दीवारें रहती हैं, ब्रिक मैसनरी रहती है, जिसके थ्रू पानी सीप करके इसके अंदर इकट्ठा होता होता हुआ चला जाता है, और उसको हम आगे जाकर इनटेक स्ट्रक्चर पे कलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है। और जो सीपेज होता है यहाँ पर, जो चारों तरफ की दीवारें होती है इन्फिल्ट्रेशन गैलरी की, टनल की कोई सुरंग है, चारों तरफ से पानी टनल के अंदर आ रहा होता है, ये है इन्फिल्ट्रेशन गैलरी। बाकी इसका डेरिवेशन और इसके ऊपर क्वेश्चन मैं कल करवाऊंगा। अभी वाटर डिमांड के ऊपर कुछ क्वेश्चन है वो हम डिस्कस कर लेते हैं। मेन मेन जो क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ सकता है। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे सामने, आपको दिख रहा होगा। बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग पढ़ो और इसका आंसर बताना क्या होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि पर कैपिटा डिमांड इज डिफाइंड एज द लीटर्स ऑफ वाटर कंज्यूम्ड डेली बाई ईच पर्सन। नेचुरली इट हैज टू बी सम एवरेज वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। हाउ मच पीरियड द एवरेज वैल्यू एवरेजिंग इज डन हेयर। तो मैंने आपको बताया हुआ है कि हमेशा ऐसे केस के अंदर हम एवरेजिंग हम करते हैं 30 से 40 साल के बीच के अंदर, 35 ईयर इज द आंसर। ठीक। आपको ध्यान होगा 35 ईयर इज द आंसर। सेकंड क्वेश्चन देखना। Which one of the following practices causes a reduction in the per capita water consumption? इसमें से मीटरिंग कौन सा हम सिस्टम। चीज लगा दें, मीटरिंग सिस्टम। है ना? तो अगर आप मीटरिंग सिस्टम लगा दोगे तो पानी का कंजम्पशन कम हो जाएगा, बिल देना पड़ेगा लोगों को, पैसा देना पड़ेगा उसका, तो लॉसेस कम होंगे, क्या कहते हैं मतलब। ऐसा नहीं कि टैप खुली छोड़ दी, ऐसा नहीं है घर की धुलाई कर रहे हैं तो बाल्टी बाल्टी पानी फेंके जा रहे हैं, फेंके जा रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में बात कर चुके हैं हम पहले ही, 4 के बारे में बात हो चुकी है पहले ही, 5 के बारे में बात हो चुकी है पहले ही। तो आपसे क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द एवरेज डेली वाटर कंजम्पशन ऑफ ए सिटी इज 24,000 क्यूबिक मीटर, द क्या पीक सर? ओवरली डिमांड
ऑफ मैक्सिमम डे ऑफ कोर्स। इसमें फैक्टर कितना लगाना पड़ेगा आपको? 1.8। पीक ओवरली डिमांड पूछ रहा है भाई। 2.7। 2.7। 2.7 क्या आंसर आ जाएगा फिर? इसका आएगा सी शायद। कौन सा आ रहा सी शायद। है? लीटर पर आवर के अंदर, क्यूबिक मीटर पर आवर में आंसर देना है आपको, पर डे में नहीं देना है। बेसिक पे जाना पड़ेगा आपको ना भाई। आपको एवरेज डेली डिमांड दे रखी है उन्होंने, 24,000 मीटर क्यूब पर डे। आप पहले एवरेज ओवरली डिमांड निकाल लो। या फिर आप मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल लो, कैसे भी कर लो। हमारे पास कई सारे रिलेशनशिप है, मैक्सिमम डेली डिमांड निकाल लो आप। मैक्सिमम डेली डिमांड वो कैसे निकाल सकते हैं? इसके अंदर 1.8 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 1.8 इंटू 24,000। तो ये कितना आ जाएगा? 24,000 इंटू 1.8, दैट इज 4320। तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है सर। आंसर ही नहीं आ रहा है, रुको, ऐसे कैसे नहीं आएगा? मीटर क्यूब पर डे, मैक्सिमम डेली डिमांड ये निकल के आ गई। आपसे पूछ रहा है पीक ओवरली डिमांड बताओ, मैक्सिमम डे पर ही बात करी जाती है उसकी। तो आपको मैंने बताया हुआ है रिलेशनशिप, क्यू एम एच इक्वल्स टू 1.5 टाइम्स। जैसा बताया तो क्या बताया था मैंने वहां पर? वहां बताया था 1.5 टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड। लेकिन इसको भी हमें ओवर्स के अंदर डालना पड़ेगा, इन ओवर्स, पर ओवर वाले केस में। बताया था कि नहीं बताया था भाई? 1.5 जी सर। टाइम्स ऑफ मैक्सिमम डेली डिमांड, पर उसको हमें ओवर के केस के अंदर डालना पड़ेगा। उसका एवरेज ले लेंगे, 24 से डिवाइड लगा देंगे। कितना हो जाएगा? 1.5 इंटू मैक्सिमम डेली डिमांड मैंने ऊपर पता कर लिए, 4343200। अब एक तरफ भैया मुझे मीटर के ऊपर ओवर में आंसर देना है, तो यहाँ भी इसको ओवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। डे को ओवर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 24 से डिवाइड लगानी पड़ेगी फिर से। ये हो गया मीटर क्यूब पर ओवर। सॉल्व कर लो इसको, आंसर आ जाना चाहिए आई थिंक। इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देख लो क्या आ रहा है। 43200 डिवाइड बाई 24 इंटू 1.5। डी आंसर आ गया, 2700 आ रहा है आंसर। देखो इसीलिए कह रहा था कंसेप्ट जो कितना जरूरी है। ये क्वेश्चन आ गया तो इस क्वेश्चन में कुछ टफ, टफ क्या है? कंसेप्ट वाली चीज है। जब एक तरफ मीटर के ऊपर आवर में लिखा है भैया, तो दूसरी तरफ भी तो आपको मीटर के ऊपर आवर करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? नहीं आ रहा है? कंफ्यूजन नहीं रखनी है, स्टेप बाय स्टेप चलना है। आपको सर ये बताया लिखा गया है है कि क्वेश्चन, ये समझ नहीं आ रहा है सर। समझ नहीं आया क्वेश्चन? चलो इसको हम इसको हम्म, अलग अलग से लिखा के कराते हैं। कंफ्यूजन को अभी रखोगे तो बाद में तो पता नहीं क्या ही होगा। अभी तो सब्जेक्ट चल ही रहा है। लेक्चर नंबर पर 2.7 टू करके भी तो आंसर आ सकता है ना इसका। 2.7 करके भी निकाल सकते हो, बिल्कुल वैसे ही निकाल सकते ऐसा हो। वो उसी का 24 से उसी का तो डिवाइड रिजल्ट है करके, वो। ऐसा हाँ 24। बिल्कुल बिल्कुल, जो जो पहले से दे रखा है ना, जो आपको वैल्यू दे रखी है, उसमें आप पहले 24 से डिवाइड लगाओ, फिर 2.7 से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है। वही सर, हाँ तो सब 2.7 आ से रहा है डी मल्टीप्लाई करो। ऑप्शन। डी ऑप्शन आ रहा है हाँ, इसका। क्या ऑप्शन आ रहा है? डी ऑप्शन।
हाँ, डी ऑप्शन ही आ रहा है, वही ठीक है, वही ठीक आंसर है, डी ऑप्शन ही आएगा बिल्कुल। दो ऑप्शन है देखो। ये जो क्वेश्चन दे रखा था आपको, आपको इसके अंदर एक एवरेज डेली डिमांड दे रखी है। एवरेज गिवन है या मैक्सिमम गिवन है? एवरेज ही तो गिवन है ना भाई। यस सर शायद। एवरेज डेली वाटर कंजम्पशन है ना, एवरेज आपको डेली डिमांड दे रखी है भाई, 2400 मीटर क्यूब। यस सर। एवरेज डेली डिमांड इज गिवन एज 2400 मीटर क्यूब पर डे। आप बस इसको ओवर में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि हमें दोनों तरफ ओवर, अगर आपको आंसर देना है क्यू एम एच का, दोनों तरफ ओवर रखने पड़ते हैं हमको। 2.7 टाइम्स ऑफ एवरेज ओवरली डिमांड, बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं हम? यस सर। जी सर। भाई इसको भी आप ओवर में कन्वर्ट करो ना, दोनों तरफ आपको ओवर में आंसर देना पड़ेगा। तो डायरेक्टली कर दो यहाँ पे 2.7, एवरेज डेली डिमांड दे रखी है, एवरेज ओवरली में कन्वर्ट कर लो 24, डेली को ओवर में, सर ओवरली 24। में कन्वर्ट करने के लिए 24 से डिवाइड लगा दी, हाँ तो ये सर, मीटर क्यूब पर ऐसा आवर हो है गया। सर। यहाँ ओके से भी आ सर। गया लो, 2700 मीटर क्यूब पर ओवर, बस। या फिर मैं तो दो स्टेप, ये तो और डायरेक्टली कब कर सकते हो, मैं तो दो स्टेप में कर रहा था क्वेश्चन को, और ज्यादा है ना, कैसे भी कर लो आप, ये भी सही तरीका है। ठीक है, तो क्वेश्चन को, यूनिट्स बड़ा काम की चीज है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग के अंदर यूनिट्स का बड़ा खेल है, सही बता रहा हूँ मैं आपको। यूनिट्स पे आपको बड़ा ध्यान रखना है, कुछ भी ऐसा रट्टा नहीं मार देना है एकदम एकदम, है ना। यूनिट का बड़ा ओके ध्यान सर। रखना है इसके अंदर। चलो, ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो, बाकी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 देख लो आप। टोटल वाटर रिक्वायरमेंट फॉर अ सिटी, एक मिनट इसको यहाँ से हटाते हैं पहले। क्वेश्चन नंबर 7 के बोला, टोटल वाटर रिक्वायरमेंट फॉर अ सिटी इज जनरली असेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सिमम आवरली डिमांड, मैक्सिमम डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एवरेज डेली डिमांड प्लस फायर डिमांड। क्या हो जाएगा इसका आंसर? डी ऑप्शन बोला, ग्रेटर ऑफ ए एंड बी। ग्रेटर ऑफ बताया ए हुआ एंड है बी। आपको, कोइंसिडेंट ड्राफ्ट के लिए हम डिजाइन करते हैं वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम को, है ना। जी सर। कोइंसिडेंट ड्राफ्ट क्या होती है? ग्रेटर ऑफ व्हाट, क्यू एम डी प्लस फायर डिमांड एंड क्यू एम एच। बिल्कुल, इसका आंसर भी क्या हो जाएगा भाई? डी ऑप्शन हो जाएगा बिल्कुल, है ना। डी ऑप्शन इज करेक्ट। जी सर। वाटर ट्रीटमेंट यूनिट्स मे बी डिजाइंड इंक्लूडिंग 100% रिजर्व्स फॉर द वाटर डिमांड इक्वल टू। सर इसका तो, सर क्या? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। जो क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं? क्वेश्चन नहीं दिख रहा है सर। 88th वाला। एट्थ वाला दिख नहीं रहा है क्वेश्चन? पता नहीं, चलो कोई नहीं, नहीं अब सर। टाइम भी हो गया ना, क्लास का टाइम खत्म हो गया, मुझे लग रहा है शायद इसलिए।